Today we are starting with the second chapter probability module का सैम्पलिंग। ओके, इसका वेटेज देख लो। कॉम्स आईटी को अक्सर दोनों टाइप से एक एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। चलो, तो दो टाइप है, एक टी टेस्ट है और एक काई स्क्वायर टेस्ट है। दोनों ही इजी है, करते हैं चलो प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नाउ ये टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट को हम स्मॉल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ओके, टी टेस्ट को हम स्मॉल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे n इज लेस देन 30, ये क्या है? मतलब बेसिकली जो सैंपल साइज होगा ना वो 30 से कम होगा, बस ये बोला है उसने और कुछ नहीं। ये सैंपल साइज क्या होता है, ये सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है पहले। अब अच्छा, इससे पहले ना यहाँ पे कुछ डेफिनेशन वगैरह है जो आप बाद में पढ़ सकते हो उसको। जैसे अभी मैं बहुत सारे टर्म्स यूज करूंगा, हालांकि मैं उनको आपका उनको उनका डेफिनेशन आपको बताता रहूंगा। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि भाई ये तो पता ही नहीं है सैम्पलिंग क्या होता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, बिकॉज ये सब जो टर्म्स है ना यूज होने वाले। बट मैं जो है मुख्तसर लफ्जों में उसको बयान करूंगा। ये सब आप बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जितना आपको जरूरत है, ठीक है। चल, सो टी टेस्ट और स्मॉल सैम्पलिंग। ओके, अब यहाँ पे कुछ यूजेस है टी टेस्ट या फिर स्मॉल सैम्पलिंग के, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस टी टेस्ट के ना हमारे पास दो, क्या कह सकते हैं, सब टाइप्स है, ठीक है। एक है हमारा ए, जिसमें अपन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे पॉपुलेशन मीन यू का, ठीक है। और एक और है बी, उसमें अपन दो मीन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। बट अभी समझ लो आप, अभी अपन पढ़ने वाले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू म्यू। ये क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्ट, क्या करना है वो आगे देखेंगे। फॉर्मूला आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू मॉड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ अपॉन, या अपॉन है डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। चलो, अभी ये म्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। चलो, वेर 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 एक्स बार हमारा जो है वो मीन ऑफ सैंपल होता है। क्या होता है मीन ऑफ, एक सेकेंड, वीडियो रिकॉर्ड तो हुई है ना भाई, ठीक है। मीन ऑफ सैंपल होता है, ये जो म्यू है, म्यू वो होता है हमारा मीन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो सिग्मा है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो एन है वो होता है हमारा नंबर ऑफ सैंपल या फिर सैंपल साइज, ठीक है। सैंपल साइज। और एक और चीज होती है कॉन्फिडेंस लिमिट्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा, और फिर ब्रैकेट में सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन। खैर ये कम यूज होता है, जहां पे यूज होगा मैं आपको बता दूंगा, और उसको कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ। अब ये सैम्पलिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है मालूम है? बिकॉज ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, ये बल्क प्रोडक्शन करती है, मास में प्रोडक्शन करती है। अब जाहिर से ये पॉसिबल नहीं है कि भाई हर एक प्रोडक्ट को, जैसे भी नट बोल्ट बना रही है, स्क्रूज बना रही है, या फिर कोई और चीज ऐसी बारीक जो मास प्रोड्यूस हो रही है, मिलियंस में प्रोड्यूस हो रही है। अब उसको पॉसिबल नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट को या फिर हर एक स्क्रू को या फिर हर एक एलिमेंट को वो लोग चेक करे, जांचे, इंस्पेक्ट करे कि भाई ये करेक्ट है कि नहीं, ये हाँ करेक्ट है कि नहीं है, इसका जो है मेजरमेंट वगैरह एक्यूरेट आया है कि नहीं। समझ रहे हो? तो इसके बजाय क्या करते हैं मालूम है? उस सैंपल में से, उस लॉट में से, उस हीप में से एक मुट्ठी भर के कुछ प्रोडक्ट्स निकालते हैं। अगर स्क्रू है तो स्क्रू निकालेंगे और उसको इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे। अगर वो ठीक है तो ये जो मुट्ठी भर के जो अपने स्क्रू निकाले थे, उसका रिजल्ट जो है बाकी अपन सैंपल पे लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने अपने पास मिलियंस में मिलियंस में ये प्रोड्यूस होते हैं क्या, स्क्रूज, ठीक है। स्क्रूज प्रोड्यूस होता है। अपन ने क्या किया, अपन ने एक हीप में से, लॉट में से, बिकॉज ये एन इज लेस देन 30 है, तो अपन ने फॉर एग्जांपल 20 का जो है एक सैंपल निकाल लिया। तो बहुत कम नंबर है, बट फिर भी ऐसे 20 20 का बहुत सारा अपन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो 20 का अपन ने एक सैंपल निकाल लिया। अब इस सैंपल में अगर अपन ने देखे कि भाई इस 20 के सैंपल भी, और ये रैंडम रहेगा, हाँ, ठीक है, एकदम रैंडम रहेगा। अब 20 के सैंपल में से अपन ने देखा यार 20 में से कम तीन जो है डिफेक्टिव आ रहे हैं। हर 20 में से तीन डिफेक्टिव आ रहे हैं, तो अपन ये मान के चलेंगे कि हर 20 20 के सैंपल में से तीन डिफेक्टिव है, तो ये अपना एवरेज हो जाएगा। समझ रहे हो? 20 20 के सैंपल में तीन डिफेक्टिव, ऐसा। तो फिर उसके बेसिस पे अपन देख सकते हैं कि हाँ अपने को और जो है बेटर करने की जरूरत है कि नहीं।
ऐसा मतलब कि इतना ज्यादा डिफेक्टिव तो नहीं ना कि प्रॉब्लम आ जावे, बिकॉज ऑफ कोर्स सारी चीजें तो आपकी एक्यूरेट नहीं होती है, कुछ चीजें से खराब ही होती है, बट इतनी खराब क्या कि उसको रिजेक्ट करना पड़े या फिर एक्सेप्ट करना पड़े, तो वो अपन डिसाइड कर सकते हैं जो भी एवरेज है अपना, ठीक है, और उसको डिटेल में समझेंगे प्रॉब्लम में। बट फॉर टाइमिंग आप ये समझ लो, ठीक है चलो। अभी एक्स बार मीन ऑफ सैंपल होता है, म्यू होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, एन होता है नंबर ऑफ सैंपल साइज, और ये बाकी भी, ठीक है चलो। प्रॉब्लम करते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर वन है, अ टेस्ट ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिक्स रोप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी शोड अ मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 7750 एलबी। तो बेसिकली इसने क्या बोला मालूम है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रोप्स मैन्युफैक्चर करती है, और उन लोग ने छह रोप्स को टेस्ट किया, छह रोप का टाइम सैंपल लिया, और उसकी मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को मापा, ठीक है। तो उनको पता चला कि ये है 7,500, कितना बोलेंगे इसको, 7,750 पाउंड्स, ठीक है, एलबी मतलब पाउंड्स, ओके। अंडर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 145 पाउंड्स, whereas manufacturer claimed a mean breaking strength of 8,000 pounds. Can we support the manufacturer claims at a level of significance of 0.05? ठीक है, तो समझते हैं प्रॉब्लम में एक्चुअली पूछा क्या गया है। देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग का क्लेम था ना, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने बोला था कि भाई हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है, बिकॉज ये पॉपुलेशन का मीन है, whereas manufacturer claimed a mean breaking strength of 8,000 LB। तो ये पॉपुलेशन का है, मतलब कि पूरे पॉपुलेशन का जितने भी रोप्स बन रही है, तो उनका मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब कि हाउ मच ऑफ कैपेसिटी और रोप कैन होल्ड, मतलब कि कितना पाउंड जो है रोप होल्ड कर सकता है, बिकॉज रोप को जज करने का तरीका कि ये कितनी बेटर है कितनी नहीं है, वो डिपेंड करता है कितना वो वेट जो है होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे एक रोप जो है 1,000 किलो होल्ड करता है, एक रोप जो है 2,000 किलो होल्ड कर सकता है, तो वो 2,000 किलो वाला जो है बेटर होगा, बिकॉज ये ज्यादा वेट होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो वैसे उसने बोला कि एक पॉपुलेशन में 8,000 kg जो है मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है एक रोप का, ठीक है, ये पॉपुलेशन की बात कर रहा है। और अपन ने जब छह का छह रोप का सैंपल लिए, तो अपने को पता चला, देखो, अ टेस्ट ऑन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिक्स रोप्स, छह रोप्स का जब अपन ने किए मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, शोड अ मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 7,750 LB। ये मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स बार, मतलब के मीन ऑफ सैंपल। तो ये मीन ऑफ सैंपल हो गया, बिकॉज ये छह रोप्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये सैंपल है, और ये हो गया हमारा पॉपुलेशन का मीन इन जनरल में, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि अपने को पता चला कि भाई छह रोप्स का जब अपन ने चेक किया मीन, तो दिखा मतलब वही मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो देखा तो भाई इसमें तो ये कम है, 7,705 750 है। और उसने क्या बोला, उसने बोला भाई पॉपुलेशन का जो मीन है ना, वो है 8,000 पाउंड्स, 8,000 बोला, 8,000 पाउंड्स, तो ये तो ज्यादा है और ये कम है। तो उसने वही पूछा कि कैन वी सपोर्ट द मैन्युफैक्चरर क्लेम्स, मतलब कि हम मैन्युफैक्चरर की क्लेम को या फिर उसकी बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखने से तो लग रहा है कि नहीं कर सकते, बिकॉज आपन ने जब चेक किया तो वो कम आया, और जब वो बता रहा था कि पॉपुलेशन का मीन वो ज्यादा आया, तो अपन तो बोलेंगे नहीं, अपन नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। बट खैर इतना आसान नहीं होता है, ये पूरी प्रोसीजर होता है हाइपोथेसिस का, टेस्ट कैलकुलेशन का, फिर उसके बाद अपन डिटरमाइन करते हैं कि उसका जो क्लेम है अपन एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है चलो। उसके बाद एक और चीज उसने बोला है, कैन वी सपोर्ट द, वो क्या, एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05, ये क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है और बाकी सब भी, ठीक है चलो। तो आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए क्या है। दो चीजें आपको हमेशा दी जाएगी, एक तो मीन का पॉपुलेशन का मीन, और एक सैंपल का मीन, ठीक है ऐसा। अब सैंपल का मीन कैसे समझेगा, देखो वो बात कर देगा इतने रोप्स की, इतने व्हाट डू यू से स्क्रू ड्राइवर्स की, या फिर इतने इसकी, और उसके बाद में उसका मीन दे देगा, और एक इन जनरल मीन देगा, ऐसा पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन गिवन, पहले गिवन डेटा लिख लेता, ठीक है। यहाँ पे एन है 6, तो सैंपल साइज हमारा 6 है ना, 6 रोप पे यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं, और सैंपल का मीन दैट इज एक्स बार इज 7,750, ठीक है। और व्हाट डू से स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 145, ठीक है। और अपना अल्लाह वाला करे, पॉपुलेशन का मीन इज 8,000, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करते कि भाई अपन मैन्युफैक्चरिंग के क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, पूरा प्रोसीजर होता है। अभी मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 6-7 स्टेप्स होते हैं, वो आपको करने होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है चलो। पहला होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस से पहले ये हाइपोथेसिस क्या होता है,
हाइपोथेसिस मतलब कि इसको अगर ऐसा बोलेंगे, अ थ्योरी दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू अनलेस इट इज प्रूवन फॉल्स, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी थ्योरी थ्योरी जो ट्रू हो अनटिल अनलेस को उसे फॉल्स ना प्रूव कर दे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई से सूरज का कलर जो है, सूरज ठीक है वो तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हो जाएगा। चलो मैं बोलूँ कि भाई आपका जो है बादल का कलर येलो होता है, ठीक है, स्काई का कलर। तो भाई ये तो मेरी थ्योरी है। अगर किसी ने प्रूफ कर दिया कि भाई नहीं, स्काई का कलर ब्लू होता है बिकॉज उसने मुझे फोटोज दिखा दी, अब ऑफ कोर्स फोटोशॉप भी हो सकती है, बट ठीक है, मुझे बाहर लाके इन्वायरमेंट में दिखा दिया कि नहीं बाहर येलो नहीं होता है, ब्लू होता है, तू घर पे बैठा था। तो मेरी जो थ्योरी थी वो फॉल्स प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत अजीब सा एग्जांपल था बट फिर भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब कि मैं कोई अगर क्लेम कर रहा हूँ और उस क्लेम को किसी ने फॉल्स प्रूव कर दिया, तो मेरा वो जो क्लेम है, वो जो थ्योरी है, वो फिर हाइपोथेसिस नहीं रहेगी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस वही होता है, अ थ्योरी दैट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रू। एक थ्योरी है जिसको हम ट्रू मानेंगे अंटिल अनलेस इट इज प्रूवन फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस में अपन क्या करते हैं, अपन ना ये जो मीन है, ये जो मीन पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो मीन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि उसको हम मान के चलते कि भाई ये 8,000 ही होगा। मतलब कि अपन ने मैन्युफैक्चरर के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और हमेशा आपको यही करना है, जो भी अपना पॉपुलेशन का मीन है उसको एक्सेप्ट करेंगे कि भाई 8,000 है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अपन क्या करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अपन क्या करते हैं, अपन ना जो पॉपुलेशन का मीन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कि उसने जो बोला था कि भाई 8,000 जो है पाउंड्स है मीन करेंगे, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में आपको हमेशा म्यू को 8,000 कंसिडर करना है, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में नहीं कंसिडर करना है। तो पहले ये दो स्टेप्स आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसा बिकॉज अगर अपनी थ्योरी जो है फॉल्स प्रूव हो गई तो कुछ तो रहनी चाहिए ना सपोर्टिव के लिए, तो अपन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब वो कैसा एक्सेप्ट होता है रिजेक्ट होता है वो नेक्स्ट स्टेप्स में आएगा, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको ये दो स्टेप्स, ठीक है। दो स्टेप्स नहीं, एक ही स्टेप है, बट ये नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। दूसरा होता है हमारा टेस्ट कैलकुलेशन। टेस्ट कैलकुलेशन, अब टेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, टेस्ट कैलकुलेशन में आपको जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखाया था यहाँ, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस वाला। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। चलो, हमारा एक्स बार क्या है, एक्स बार है 7750, और ये मॉड में इसलिए बिकॉज अगर कोई नेगेटिविटी रहेगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 7750 माइनस म्यू इज 8,000, ठीक है, अपॉन सिग्मा इज 145, और डिनोमिनेटर में है अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन। एन हमारा कितना है भाई, एन इज 6, तो 6 - 1। इसको कैलकुलेट करो तो, चलो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो यू मस्ट बी गेटिंग 3.855, ठीक है। ये हमारा टेस्ट कैलकुलेशन का वैल्यू है। इसको अभी होल्ड पे रखने दो, इसका क्या यूज है जो आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, फिर तीसरी चीज होती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या फिर उसको हम एलओएस भी बोलते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है, ये आपको प्रॉब्लम में कभी कभी दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता है। तो जब नहीं दिया जावे तो आपको 5% कंसिडर करना पड़ता है। 5% मतलब कि 0.05। और अगर यहाँ पे उसने दे दिया है ना, एट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05, तो आपको वही लेना है, ठीक है। और अगर नहीं दिया तो भी 5% ही लेते हैं अपन, ठीक है। यूजुअली 5% ही लेते हैं। अगर कोई और वैल्यू भी लेना चाहता है तो ले सकता है, ठीक है। 5%, ये इसका काम क्या आएगा वो आगे देखेंगे, ठीक है। 0.05 होगा, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। चलो, एक और चीज होती है हमारी DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन जो है फाइव से डिनोट करते हैं, किससे, फाइव से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n-1। एन हमारा था 6, बिकॉज सैंपल साइज वो 6, 6 - 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक और चीज होती है क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू को अपन डिनोट करते हैं टी अल्फा से। अब टी अल्फा का वैल्यू अपने को चार्ट से देखना होता है। कैसे देखेंगे, ये एक चार्ट है, वो आपको एग्जाम में भी प्रोवाइड किया जाएगा, परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो यू नो कॉलम्स है, उनकी जो हेडिंग है वो हमारी ये है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या फिर सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, वो एलओएस। और ये हमारा जो रोज की हेडिंग है वो है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट में मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और टॉप पे हमारा जो है सिग्निफिकेंस लेवल या फिर
LOS है, ठीक है। चलो, तो अपने को क्या करना है, अपने को 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% LOS पे देखना है, ठीक है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% LOS। तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर है और 5% LOS यहाँ पर है। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 2.571, ठीक है, 2.571। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। तो इससे समझ में क्या आया भाई, इससे अपने को समझ में आया डिसीजन। अभी डिसीजन क्या है भाई, डिसीजन वही जो मैं बता रहा था ना आपको, कि उसकी क्लेम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से अपने को पता चलेगा। बट कैसे डिटरमाइन करेंगे कि अपन उसकी क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिटरमाइन करना है। अगर आपका क्रिटिकल वैल्यू लेस देन टेस्ट कैलकुलेशन आया, अगेन, अगर आपका क्रिटिकल वैल्यू लेस देन टेस्ट कैलकुलेशन आया, तो आपका डिसीजन रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसीजन रिजेक्ट। अगर आपका टेस्ट कैलकुलेशन बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो डिसीजन रिजेक्ट होगा। डिसीजन एक्सेप्ट कब होता है, जब आपका क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट कैलकुलेशन से बड़ा हो, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स छोटा है टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू, तो अपने को डिसीजन को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अपने को डिसीजन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो डिसीजन को रिजेक्ट करना मतलब कि अपन ने ये जो क्लेम था ना, मतलब कि अपन ने जो क्लेम किया था, या मतलब कि जो नल हाइपोथेसिस लिया था, दैट इज म्यू इज 8000, तो उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं और उसके बजाय इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका डिसीजन रिजेक्ट होता है, मतलब कि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो और इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपका डिसीजन एक्सेप्ट होता तो आप इसको एक्सेप्ट करते थे और इसको रिजेक्ट कर देते थे, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना है, अपने को लिखना है डिसीजन रिजेक्टेड, डिसीजन रिजेक्टेड। तो आपको हमेशा समझना है डिसीजन कैसे बनाएंगे, जब आपका टेस्ट कैलकुलेशन का वैल्यू टी अल्फा से बड़ा है, तो आपका डिसीजन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ रिजेक्ट। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि जो मैन्युफैक्चरर का क्लेम था उसको हम नहीं मान रहे। मतलब कि उसने बोला था ना कि भाई मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है रोप्स की, वो 8000 पाउंड है। तो अपन ने उसको नहीं माना, अपन उसको नहीं मान रहे, ठीक है। बिकॉज अपन ने जो नल हाइपोथेसिस कंसीडर किया था, उसकी जो बात माने थे अपन ने, म्यूज 8000, तो उसको अपन नहीं मान रहे। अपन ने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को भी माना। क्या मतलब कि ये मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, जो मतलब जो मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है रोप की, वो 8000 पाउंड नहीं है, ठीक है, ऐसा। तो यही कुछ स्टेप्स जो आपको हमेशा करने होते हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। आपको पहले टेबल बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम में ये तीन चार चीजें हमेशा दी जाएगी, एन, एक्स बार, सिग्मा और ये म्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी पूछा जावे, कैन वी सपोर्ट दी मैन्युफैक्चरर क्लेम्स या फिर कैन वी नॉट सपोर्ट दी मैन्युफैक्चरर क्लेम्स, कुछ भी पूछा होता, आपको हमेशा क्या करना है, जो भी पॉपुलेशन का मीन है उसको जो है कंसिडर करना है, जो भी दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 8000 था तो 8000 कंसिडर करना है, 7000 था तो 7000 कंसिडर करना है, ठीक है। और एक और चीज बनानी है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। बिकॉज इन केस अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, तो कोई अल्टरनेट रहना चाहिए जिसको अपन एक्सेप्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना होता है टेस्ट कैलकुलेशन। टेस्ट कैलकुलेशन में आपको एक फॉर्मूले के हेल्प से और ये जो भी डेटा था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको LOS, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लिखना है और उसको डिनोट करना है अल्फा से। अल्फा का जो फिक्स तो नहीं बोल सकते, यूजुअली अपन 5% ही लेते हैं। इस प्रॉब्लम में तो एक्सप्लिसिट तरीके से दिया जाता है 0.05। अगर कभी नहीं भी दिया जाता तो अपन 5% ही लेते हैं, ओके। एक और चीज होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन 5 से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n-1। एन क्या, हमारा नंबर ऑफ सैंपल साइज, नंबर ऑफ सैंपल साइज 6 था, तो 6 - 1 5 हो जाएगा। एक और चीज होती है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को अपन डिनोट करते हैं टी अल्फा से। इसको कैसे फाइंड करते हैं, वो चार्ट से, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले। और अपन ने देखा कि बिकॉज टी कैलकुलेशन, टेस्ट कैलकुलेशन वाज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर वी रिजेक्टेड। किसको रिजेक्ट किया अपन ने, नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। मतलब कि अपन ने जो मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम था उसका अपन ने सपोर्ट नहीं किया, उसका अपन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है। चलो, तो अपन ने इसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। प्रॉब्लम नंबर टू, प्रॉब्लम नंबर टू इज अ रैंडम सैंपल साइज 16, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 103.75 सेंटीमीटर एंड अ सम ऑफ deviation from the mean is 843.75 centimeter. Can we say that the population has a mean of 108.75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, लेट अस सी इसको कैसे करेंगे। नो सॉल्यूशन गिवन n इक्वल्स टू, सैंपल साइज क्या हमारा, रैंडम सैंपल साइज 16, ठीक है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। इसमें सानिया तुम मेरे को बता सकते हो पॉपुलेशन का मीन क्या है और हमारा सैंपल का मीन क्या है क्वेश्चन में से। हाँ, पॉपुलेशन का मीन 103.75।
पॉपुलेशन का मीन नहीं है बेड़ी, ये तो उसका है, सैंपल साइज का मीन है। ये देखो, अ रैंडम सैंपल साइज 16 फ्रॉम अ पॉपुलेशन। हाँ हाँ, पॉपुलेशन का वो नीचे वन जीरो एट हाँ पॉइंट ये सेवन फाइव बरोबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बड़ा होगा वही होगा हमारा, व्हाट यू से, पॉपुलेशन का मीन। पॉपुलेशन का मीन हमेशा आपको सैंपल साइज के बाजू में ही दिया जाता है। जैसे ये कंटिन्यू हो रहा था ना स्टेटमेंट, अ रैंडम सैंपल साइज 16 फ्रॉम अ पॉपुलेशन, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ 103.75 है, मतलब कि वही रैंडम सैंपल साइज का ही मीन है ये 103.75, ठीक है। तो मतलब ये एक्स बार दिया गया आपको, तो एक्स बार है आपका 103.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना चलेगा, ठीक है। और एक और चीज दी गई है आपको जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, अ सम ऑफ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर्स भी आना चाहिए था यार, आ इसमें नहीं लिखा, ठीक है, एक सेकंड ना। ये स्टेटमेंट पूरा ऐसा होना चाहिए था, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स आना चाहिए यहाँ पे, एंड सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ ऐसा नीचे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, ठीक है, ऐसा, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा आता है, अ सम ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, ये एक्चुअली समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार है, उसका स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। और वो क्या गिवन है आपको, वो गिवन है 843.75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है स्टैंडर्ड डिविजन नहीं गिवन था, आपको इनडायरेक्ट तरीके से ये गिवन है स्टैंडर्ड डिविजन, मतलब कि अभी अपन स्टैंडर्ड डिविजन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो एक फॉर्मूला होता है, बट ये स्टैंडर्ड डिविजन नहीं है, ठीक है। ये तो हमारा ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ व्हाट, डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये एक्स माइनस एक्स बार क्या है हमारा, डेविएशन फ्रॉम द मीन है, ठीक है। एक मेथड अपन ने किया था ना, डेविएशन फ्रॉम द मीन को रिलेशन कोएफिशिएंट में, तो अपन यही करते थे ना, एक्स माइनस एक्स बार करते थे, तो यही है वो, ठीक है। तो समेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो जब कभी ऐसा सेंटेंस आवे ना तो आपको ये लिखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ना कि स्टैंडर्ड डिवीजन। उसके बाद अब इसके ही रिस्पेक्ट में अपन ये निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक मिनट, समेशन भी डाल दूंगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पॉन एन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है, 843.75, और सैंपल साइज हमारा 16 है, दैट इज एन, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम में कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 7.26, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका समय ये है सिग्मा है, ठीक है। ये सिग्मा नहीं था, ये था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। चलो, अब ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिया, ये अपन ने इसमें पढ़ा था ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, आ गया यार, ये वाला पहला वाला फॉर्मूला, देखो ये वाला, समेशन पहला वाला टाइप था ना, ये देखो ये वाला, हम्म, यही वाला, ठीक है। अबे वो कहाँ गया यार, हाँ ये समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाला, ठीक है ये ना। तो अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया, और पॉपुलेशन का मीन क्या है हमारा, पॉपुलेशन का मीन इज 108.75, ठीक है, 75, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा उसने, सवाल ये पूछा है, कैन वी से दैट द पॉपुलेशन हैज अ मीन ऑफ 108.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पॉपुलेशन का जो मीन है उसको 108.75 अज्यूम करेंगे, ठीक है, उसको अज्यूम करना है। और अगर वो फॉल्स आता है तो उसको नहीं मानेंगे, अगर वो ट्रू आता है, मतलब कि वही टेस्ट कैलकुलेशन जो भी है, अगर वो टी क्रिटिकल वैल्यू जो लेस देन टेस्ट कैलकुलेशन आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको यही करना है, यहाँ पे कुछ भी पूछा जावे, जैसे यहाँ पे उसने वही बोला कि कैन वी से दैट द पॉपुलेशन इज द मीन ऑफ दिस 108.75 सेंटीमीटर, तो अपन हाँ मान के चलेंगे कि हाँ भाई पॉपुलेशन का जो मीन है वो 108.75 सेंटीमीटर है। हालांकि जब अपन ने जो रैंडम सैंपल साइज लिया था, है ना, वही पॉपुलेशन में 16 का सैंपल साइज लिया, जब वही 16 सैंपल साइज ऑफ 16 लिया अपन ने, तो अपन ने देखा कि उसका जो मीन है वो 103.75 आ रहा है, ठीक है। और पॉपुलेशन का मीन जो है डिफरेंट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से तो पता चल रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि जब अपन ने सैंपल साइज का मीन देखा तो उसका आ रहा है 103.75, और वो बोल रहा है नहीं भाई पॉपुलेशन का जो मीन है वो है 108.75, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। तो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो वही अपने को डिसाइड करना है, ठीक है। तो डिसाइड करना है अपने को कि भाई अपने को उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहला स्टेप होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है।
नल हाइपोथेसिस में आपको हम हमेशा मान के चलना है कि आपका जो मीन है वो है, पॉपुलेशन जो मीन है वो है 108.75। हालांकि देखने से तो लग रहा है कि हमारा जब अपन ने सैंपल साइज का मीन देखा वो कम आ रहा था, ठीक है, और पॉपुलेशन का जो मीन है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जरूर मतलब कि इख्तिलाफ तो है, और वो इख्तिलाफ को अपने को चेक करना है कि भाई ये यू नो इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है, ये पॉपुलेशन को मीन को, ठीक है। चल, एक और चीज होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अपने को इसकी बात को नहीं मानना, दैट इज अपन को जो सैंपल मीन है उसको 108.75 अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। ये अपन ने अज्यूम किया कि ये 108.75 है पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है टेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। टेस्ट कैलकुलेशन टेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस न्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। चलो, एक्स बार क्या है हमारा, एक्स बार क्या था भाई, एक्स बार है 103.75, ठीक है। और म्यू क्या है, म्यू है 108.75, और सिग्मा है 7 पॉइंट क्या है, 7.26, ठीक है। 7.26 और अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, सैंपल साइज 16 है तो 16 माइनस वन, ठीक है। और इसका आप कैल्सी में कैलकुलेट करोगे तो ये मस्ट बी गेटिंग 2.66, ठीक है। आपको ये 2.66 आएगा। और थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, जिसको हम एल ओ एस से भी डिनोट करते हैं, और उसका डिनोशन होता है अल्फा, ठीक है। चलो, अब एल ओ एस प्रॉब्लम में यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट अगर जब नहीं मेंशन हुआ तो मैंने आपको बताया था आपको 5% अज्यूम करना होता है, कि यहाँ पे लिख देना 5%, दैट इज 0.05, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो अज्यूम्ड। अच्छा, आप बोलेंगे दानी भाई 5% ही सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं, बाकी भी अज्यूम कर सकते हो। जैसे ये सब, ये बिकॉज ये सारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये क्या, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कुछ 10% हो जाएगा, ये 15% हो गया, ये हमारा 20% हो गया, ऐसा तो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बट अपन यूजुअली जो है 5% ही लेते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डी ओ एफ, इसको अपन डिनोट करते हैं 5 से। इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है, एन है 16, 16 माइनस वन 5, 15, ठीक है। तो हमारा टेस्ट कैलकुलेशन तो आ गया ना, ठीक है। अभी अपन करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल क्रिटिकल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है टी अल्फा। अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एल ओ एस, ठीक है। 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एल ओ एस, 2.131, ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू आ गया 2.131। चलो सानिया बताओ, डिसीजन एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होगा। क्यों, बिकॉज ये जो है इसकी जो वैल्यू है छोटी है, किससे, टेस्ट कैलकुलेशन से। तो डिसीजन लिखेंगे रिजेक्टेड, और यहाँ पे लिख देंगे नीचे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ठीक है। तो अपन ने क्या रिजेक्ट किया, अपन ने ये रिजेक्ट कर दिया कि पॉपुलेशन का जो मीन है वो 108.75 नहीं है, ठीक है। और देखने से भी लग ही रहा था, बिकॉज अपन ने जब चेक किया सैंपल साइज 16 का लेके, तो अपने को डिफरेंट आई मीन। और उसने बोला पॉपुलेशन का जो मीन है वो 108.75 है, तो वही चेक करना था कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको सानिया? हाँ, नहीं, हाँ भाई। ठीक है। रोजा लग गया मेरे को, लगता है तुम्हारे को। हाँ, नहीं। ठीक है सर। ना, थर्ड प्रॉब्लम, अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 आइटम्स हैड द फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल साइज कितना है, 9 का है, और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, ठीक है। डज द मीन ऑफ 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये पॉपुलेशन मीन है 47.5, और यहाँ पे जो हमारा वो सब मीन होता था ना, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन किसका, वो सैंपल साइज का, है ना। अपन सैंपल साइज का मीन देखते थे और स्टैंडर्ड डिवीजन, तो यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ये जो टेबल है उससे अपन सैंपल साइज का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, लेटेस्ट सी। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स लगेंगे, ठीक है। पहले होगा आपका एक्स,
है ना, एक्स की जो वैल्यूज है यहाँ पे उसको मैं लिख देता हूँ 45, 47, 45, 47, 50, यार ये क्या हो गया, 50, 52, 48, 47 और 49, एक और है 53, ठीक है। और इसका समेशन, ठीक है। फिर आपको एक और जो है कॉलम बनाना होता है। पहले तो उसका मीन मीन निकाल लेते हैं, मीन क्या होगा। इसको सम करेंगे तो आपको आना चाहिए 45, 47, 50, 52, 48, 47, 49, 53, एक और है क्या, 51 भी है क्या, एंड 51, ठीक है, एंड 51 भी है ये। हाँ, तो इसका आपको सम आएगा 442, ठीक है। तो अपन मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन से, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आया 442, और हमारा सैंपल साइज कितना है, 9 का, ठीक है। तो अगर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 49.11, ठीक है। अब ये जो है डिसिमल वैल्यू आई है तो इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं 49, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ 49। तो अज्यूम क्या होता है, अपने को dx बनाना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा। तो dx क्या होता था, dx होता था x माइनस ए, ठीक है। ये सब मैं यहाँ से ही फॉर्मूले ले रहा हूँ, ओके। ये जो अपन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किया था ना, सेकंड मेथड, अज्यूमिंग मेथड, उसमें अपन यही करते थे। अगर कोई एक्स बार डेसिमल में आता था तो उसका अज्यूम कर लेते थे, और फिर dx एक नया कॉलम आता था जिसको अपन जो अज्यूम वैल्यू आती थी उसको x के साथ माइनस करते थे। अब हालांकि यहाँ पे सिर्फ x है तो अपन ये ये और ये वाला कॉलम निकालेंगे, ठीक है। और ये dx dy की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने को ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं निकालना है, ठीक है। अपने को सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन निकालना है, ठीक है। तो dx इज x माइनस ए। तो x माइनस ए मतलब कि आपको जो अज्यूम्ड वैल्यू अपन ने ली है 49, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, 45 के साथ। तो 45 माइनस 49 करें तो -4 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद -2 हो जाएगा ये, 50 माइनस 49 इज 1, 52 माइनस 49 इज 3, 48 माइनस 49 इज -1, 47 माइनस 49 इज -2, 49 माइनस 49 इज 0, 53 माइनस 49 इज 4, 51 माइनस 49 इज 2, ठीक है। चलो अब इसको सम करना है, ठीक है। इसका सम देखते हैं, -6, -5, -5, -2, -3, -5, -1, -1 और -1 और +2 +1 आ रहा है, ठीक है इसका सम, ठीक है। एक और कॉलम होता था dx स्क्वायर का, ठीक है। मतलब आपको ये जो वैल्यूज को स्क्वायर करना है, 16, 4, 1, 9, 1, 4, 0, 16, 4, 1, ठीक है। एक मिनट, इसका तो सम निकालेंगे ना, ठीक है। इसका सम कितना आएगा, ये सम है, चल इसका सम कर लेते हैं। 20, 21, 21, 32, 33, 35 और 55, ठीक है। इसका सम आ रहा है 55। तो अपना स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस माइनस समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला मैंने वहीं से लिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, ठीक है, आप देख सकते हो। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर कितना आया था अपने को, 55 आया था, 55 अपॉन एन, एन इज 9, ठीक है। तो अपॉन 9 आ जाएगा माइनस, समेशन ऑफ डी एक्स क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स आया था 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 2.46, ठीक है। तो अपने को एक्स बार मिल गया और स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया। अभी नाउ वी कैन डू आर स्टेप्स, ठीक है, हाइपोथेसिस का, ठीक है। पहला होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हमेशा अपन क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन गिवन है उसको हम कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ भाई वही है वो, ठीक है, जो भी पॉपुलेशन का मीन है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन क्या है, 47.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 47.5। और इसने क्या पूछा है, डज द मीन, हाँ हाँ, डज द मीन ऑफ 9 आइटम्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अज्यूम मीन पॉपुलेशन, ठीक है, अज्यूम पॉपुलेशन मीन। तो मतलब इसने ये बोला है कि आपने जो पॉपुलेशन का मतलब कि जो सैंपल साइज का मीन निकाला है ना, सैंपल मीन 49.11, और ये जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है,
ठीक है 47.5, क्या ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं क्या? देखने से तो लगा हाँ डिफर तो कर रहे हैं, बट उसने बोला ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब क्या ऐसा डिफरेंस है कि जिसको कंसिडर किया जा सकता है तो ठीक है, अगर ऐसा डिफरेंस है कि जिसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है तो वो वही चेक करना है अपने को कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, मतलब ऐसा डिफरेंस कि जिसको अपन मान फर्क पड़ेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसको है कि भाई आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है, उस 1000 रुपए से मैंने आपका 1 रुपया ले लिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास अभी भी 999 रुपया है, ठीक है, बट मैंने 1000 रुपए में से 100 रुपए ले लिया तो फर्क तो पड़ा, 100 रुपए का फर्क पड़ा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसने पूछा है कि अपना जो ये था सैंपल का मीन था 49.11 और इसका जो पॉपुलेशन का मीन है, ये दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, तो वही अपने को चेक करना है। तो अपन मान के चलेंगे कि दोनों सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रहे हैं, मतलब के यहाँ पे लिख देंगे अपन नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब भी ऐसा सिग्निफिकेंट वाला प्रॉब्लम आवे ना तो आपको ये लिखना है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जो भी पॉपुलेशन रहेगा, पॉपुलेशन मीन रहेगा, उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी उसको कंसिडर करके चलना है, और ब्रैकेट में लिख देना है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब के एवरेज जो सैंपल का मीन आया था और जो हमारा पॉपुलेशन का मीन है उसमें अपन कुछ डिफरेंस मान के नहीं चल रहे, ठीक है, ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस। उसके बाद अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में अपन मानेंगे हाँ भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 47.5, और यहाँ पे लिख देंगे देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता था टेस्ट कैलकुलेशन। टेस्ट कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, टी इक्वल्स टू समेशन हो रहा मॉड एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। नाउ एक्स बार इज अब ये वाला लेना, ठीक है, अज्यूम वाला नहीं लेना है, बिकॉज अज्यूम वाला तो अपन ने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए लिया था, ठीक है, ये वाला लेना ओजी वाला 49.11 वाला, ठीक है, 49.11 माइनस म्यू क्या है, म्यू म्यू इज कहा गया म्यू, हाँ म्यू यहाँ पर है ना 47.5, ठीक है, अपॉन सिग्मा क्या आया था, सिग्मा आया था 2.46, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ एन हमारा 9 है तो 9 - 1, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 1.1.85, ठीक है। चल फिर फोर्थ फोर्थ थर्ड स्टेप होता है हमारा एल एस, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको आप डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको अपन 5% लेते हैं, दैट इज 0.05, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे कुछ बोला है क्या उसने, नहीं लेने बोला है ना, तो यहाँ पे अज्यूम लिख देते थे, ठीक है, अज्यूम। नाउ फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, और इसका फॉर्मूला होता है n - 1, नाउ n था 9 तो 9 - 1 हो जाएगा 8, ओके। फिर क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू को डिनोट करते हैं टी अल्फा से, टी अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, चार्ट से, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 5% एलओएस, ठीक है, 5% एलओएस पे और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 2.306, ठीक है, 2.306। तो बताओ सानी एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा डिसीजन? एक्सेप्ट होगा। वाई, बिकॉज ये अब की बार बड़ी आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे, डिसीजन एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अपन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, अपन ये एक्सेप्ट कर लिया कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन के मीन में और सैंपल मीन में, ठीक है। चलो, क्या इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है तुम्हारे को सानिया? इजी है ठीक है, बाकी सबसे। तो कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको डायरेक्टली जो है मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो आपको टेबल की हेल्प से निकालना रहता है, ठीक है, तो ऐसा निकालते हैं, और ये सब अपन ने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में पढ़ा था, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 is a machine is designed to produce insulating washers for electrical devices of average thickness of 0.025 centimeter. A random sample of 10 washers was found to have average thickness of 0.024 centimeter. With standard deviation of 0.002 सेंटीमीटर, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन, ठीक है, तो वही मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट करने बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसने बोला कि जो एक मशीन है वो जो है इंसुलेटिंग वॉशर्स
प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए। और उसका जो है एवरेज थिकनेस क्या था, 0.025, मतलब कि ये हो गया हमारा पॉपुलेशन का मीन। और अपन ने जब सैंपल साइज लिया 10 का, ठीक है, उसका जो थिकनेस आया, एवरेज थिकनेस या फिर उसका जो मीन आया, सैंपल का मीन आया, वो आया 0.024, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं आया। अब उसने ये बोला कि जो डिविएशन है, मतलब कि जो फर्क आया है 0.001 का, ठीक है, वो सिग्निफिकेंस है कि नहीं, तो वही अपने को चेक करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम पहले समझना है, डेटा क्या है, पूछा क्या गया है वो समझना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, हाँ सानिया, ये क्या है हमारा फिर, बोलो बे, ये क्या हो जाएगा, अबे बोलो, चलिए गए क्या, ये 0.025 क्या है, ये कौन सा मीन है, पॉपुलेशन का मीन है कि सैंपल का मीन है, सैंपल का। पक पगली, ये तो पॉपुलेशन का मीन होगा ना, सैंपल का मीन तो यहाँ पर है, कैसे देखो, मालूम पड़ेगा? देखो ना, यहाँ पे बोला अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 वॉशर्स वाज फाउंड टू हैव एवरेज थिकनेस, मतलब कि ये जो 10 सैंपल का जो मीन है, एवरेज मतलब कि मीन ना, उसका मीन ये है 0.024, ये 10 वॉशर्स का। तो सर्टेनली ये किसका हो जाएगा फिर, ये पॉपुलेशन का हो जाएगा, नहीं समझे। समझी। देखो यहाँ पर भी देखो, अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 आइटम्स हैड द फॉलोइंग वैल्यूज, चलो उसका तो निकालना पड़ा अपने को, ठीक है, इसका देख लो। अ रैंडम सैंपल साइज 16 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ, देखो किसकी बात चल रही थी, सैंपल की, ठीक है, और फिर क्या दे दिया, मीन दे दिया, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा। तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं, तो अपने को चेक करना है कि जो डिविएशन ऑफ सिग्निफिकेंस है कि नहीं, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे पहले, एन हमारा है कितना है, 10 विश्वास, हाँ 10, उसके बाद एक्स बार इज 0.024, ठीक है, और फिर म्यू हमारा है 0.025, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.002, ठीक है। चलो, फर्स्ट होता है हमारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में अपन जो है पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन का जो मीन है उसको मान के चलते हैं कि भाई वही है, ठीक है, दैट इज 0.025, और लिख देंगे यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बिकॉज उसने बोला सिग्निफिकेंस ना, तो जब भी ऐसा सिग्निफिकेंस की प्रॉब्लम में आवे तो अपन मान के चलते हैं कि भाई कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और देखने से ही पता चल रहा है कि भाई 0.025 और 0.024 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपको मान के चलना पड़ेगा कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, म्यू नॉट इक्वल्स टू 0.025, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। नो, फिर सेकंड स्टेप क्या होता था, टेस्ट कैलकुलेशन। टेस्ट कैलकुलेशन, टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। चलो, एक्स बार इज 0.024, ठीक है, म्यू इज 0.025, ओके, सिग्मा इज 0.002, ठीक है, 0.002 था ना, 0.002, एंड एन इज 10, तो 10 माइनस वन हो जाएगा ये, ओके। चलो, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग आएगा 1.5, ठीक है, ये 1.5 आएगा। थर्ड, थर्ड होता है एल ओ एस, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको अज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पे पूछा या नहीं दिया नहीं गया तो उसका अज्यूम करेंगे 5%, दैट इज 0.05। फिर एक चीज होती है हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपन डिनोट करते हैं 5 से, जिसका फॉर्मूला होता है n-1, दैट इज 10-1, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और एक और चीज होती है हमारी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू को अपन डिनोट करते हैं टी अल्फा से, ठीक है। तो टी अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एलओएस पे, ठीक है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5% एलओएस, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एलओएस 2.262, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 2.262। चलो सानिया, रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो डिविएशन था, जो डिफरेंस था, वो सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब कि वो जो पॉपुलेशन का मीन था, ठीक है, मतलब कि वो जो थिकनेस थी इंसुलेटिंग वॉशेस की, ठीक है, एवरेज थिकनेस वो थी 0.025, और अपन ने जब रैंडम 10 का सैंपल लिया तो उसकी थिकनेस मिली 0.024,
तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्ट हो गया। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। ठीक है, चलो। अभी हमारा ए वाला टाइप खत्म हो गया। ए वाला टाइप कौन सा था? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू, मतलब कि ये जो चार प्रॉब्लम्स किए ना, और इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो बाद में, ठीक है, यहाँ पे पीपी में, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक कि ये एक ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको म्यू को जो पॉपुलेशन को जो है, पॉपुलेशन का जो मीन है उसको म्यू अज्यूम करना, और जो भी दिया गया है उसको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। और फिर चेक करना होता है कि क्रिटिकल वैल्यू लेस देन है क्या किसके टेस्ट कैलकुलेशन के। अगर लेस देन है तो आपका जो डिसीजन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर बड़ी है क्रिटिकल वैल्यू टेस्ट कैलकुलेशन वैल्यू से, तो आपका डिसीजन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा पहला सब टाइप हो गया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू म्यू। नाउ बी टाइप जो है हमारी, बी टाइप जो है उसमें क्या करना होता है अपने को, डिफरेंस टेस्ट करना होता है। डिफरेंस कैसे टेस्ट करते हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है, चलो। सबके पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होने वाले, और फिर प्रॉब्लम्स पे देखेंगे, ठीक है, चलो। टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, इसमें कॉन्फिडेंस लिमिट्स की बात हुई थी क्या? एक सेकंड, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, एक मिनट। चलो यहाँ पे तो नहीं पूछा कॉन्फिडेंस लिमिट्स, पूछागा तो बता दूंगा मैं आपको। तो टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स, तो इसमें क्या करते हैं लेटेस्ट सी, ठीक है, चलो। पहले तो एक कुछ फॉर्मूले से आपको फर्स्ट हैंड में जाना जरूरी है। ये एक्चुअल फॉर्मूला हमारा टी टेस्ट का, टी टेस्ट या टेस्ट कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये है टी इक्वल्स टू मॉड एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार अपॉन एस ई, ठीक है ना। अब एस ई का खुद का एक फॉर्मूला है, दैट इज एस पी इंटू अंडर रूट ऑफ वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू, ठीक है ना। ये एस पी का खुद का एक फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ एन वन एस वन स्क्वायर। ये एस वन क्या है हमारा? सिग्मा है, ठीक है, इसको बेटर तरीके से सिग्मा लिखेंगे, ठीक है, सिग्मा है, और ये भी सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा है यहाँ, चलिए एन वन और सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा टू का स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू माइनस टू, ठीक है, एन वन प्लस एन टू माइनस टू। और ये बस वही है, मतलब वो है ना समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन वाला, तो वो उस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, चलो। उसके बाद अपन बट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये दोनों सेम ही फॉर्मूलेज है, बट अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना। बिकॉज अपन क्या करते हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम डेविएशन वाला रहता है ना, उसको हम सिग्मा पे पहले कन्वर्ट कर ही लेते हैं। तो कर लेते तो ऑफकोर्स यही वाला फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा। और क्या बता रहा था वो, और ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार प्लस माइनस टी अल्फा इंटू एस पी, ठीक है। तो ये भी यूज हुआ तो मैं बता दूंगा, ठीक है, चलो। अब ये एस ई क्या है, एस पी क्या है, इसका मुझे डेफिनेशन तो नहीं पता, और आपको भी पता नहीं है तो भी चलेगा, तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए क्या है, ठीक है, चलो। अब ऐसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं लेटेस्ट, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारे केसेस है, बी में टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन्स में भी हमारे केसेस है। पहला केस हमारा सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है वो आगे देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद जब केस टू करूंगा ना मैं, तो आपको डिफरेंस समझाऊंगा। सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, और सैंपल्स आर डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया द मीन्स ऑफ टू रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 9 एंड 7 इज गिवन एज, ठीक है। तो दो रैंडम सैंपल्स है जिनका जो साइज है, एक का साइज 9 है, एक का साइज 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे एन वन और एन टू दिया गया है, ठीक है। अब ये वाले प्रॉब्लम्स में ना यहाँ से आपने को यू नो दो दो सैंपल्स दिए जाएंगे, ठीक है, एन वन और एन टू, और दो मीन और दो स्टैंडर्ड डिविएशन उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं, गिवन। तो गिवन डेटा हमारा क्या क्या है भाई, पहले एन वन गिवन है, दैट इज 9, और एन टू गिवन है, दैट इज 7, ठीक है। Now, is given as ये रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज द मीन ऑफ टू रैंडम, हाँ मीन गिवन है 196.42 जो है वो सैंपल साइज ऑफ 9 का मीन है, और 198.82 जो है वो सैंपल साइज ऑफ 7 का मीन है, ठीक है। तो मतलब हमारा x1 बार जो है, x1 बार जो है वो है 190, क्या है, 196.42, ठीक है, 196.42। और हमारा जो x2 बार है वो है 198.82, ठीक है, 198.82। कितना हो गया? उसने ये बोला ना मीन ऑफ सैंपल
द मीन ऑफ टू रैंडम सैंपल साइज ऑफ 9 एंड 7 इज गिवन एज, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मीन गिवन है सैंपल साइज के 9 और 7 के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन, अब अगेन ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन क्या आ गया हमारा, ये आ गया समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। अब बिकॉज यहाँ पे दो एक्सेस है, मतलब कि x1 और x2 है, बिकॉज यहाँ पे n1 और n2, तो दो हमारे आएंगे, ठीक है। एक हमारा x1 माइनस एक्स1 बार आएगा और एक हमारा x2 माइनस एक्स2 बार आएगा, ठीक है। चलो, तो पहला x1 माइनस एक्स1 बार का आएगा 26.94, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समेशन ऑफ x1 माइनस एक्स1 बार, ठीक है। तो x1 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे दो x की वैल्यूज है, एक x1 है और एक x2 है, ठीक है, तो यहाँ पे दो सैंपल है ना, ठीक है। चलो, तो ये है 26 पॉइंट कितना, 94 था ना, ठीक है, तो 26.94 हो जाएगा। और हमारा x2 समेशन ऑफ इसका स्क्वायर आ समेशन ऑफ वो है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन। और है x2 माइनस एक्स बार, x2 बार का स्क्वायर, ये क्या गिवन है, ये गिवन है 18.73, ठीक है, 18.73 ना। अब बिकॉज अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना होता तो यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेता, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता था अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आएगा, तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड डिवीजन आने वाले, तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 के लिए अपन ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपॉन n1, ठीक है, n1 आएगा, तो ये हो जाएगा 26.94 अपॉन n1 इज 9 ना, n1 इज 9, तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 1.73, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 निकाल लेता है, तो ये होगा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपॉन n2, ठीक है। तो ये है 18.73 डिवाइडेड बाय n2, व्हाट इज n2, n2 इज 7, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 1.63, ठीक है, तो ये आ गया आपका ना। उसके बाद आपको जो है ना ये सब निकालना होता है, ये एस ई क्या है, एस बी क्या है, फिर ये जो एस पी और एस सी आएगा, मतलब पहले एस पी निकालेंगे, फिर एस पी के हेल्प से एस ई निकालेंगे, और फिर ये जो एस ई का वैल्यू आएगा उसको टेस्ट कैलकुलेशन में फाइनली निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हैंड में आपको पहले एस पी और एस सी निकालना है, फिर जब अपन वो स्टेप्स करेंगे ना नल हाइपोथेसिस के, उसमें फिर वो जो एस ई की वैल्यू रहेगी यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे अपने को सीधा टी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा वो प्रोसीजर में आप ये सब मत निकालते बैठो, एस सी और एस पी पहले से निकाल के बैठ लो, ठीक है। फिर जो एस सी का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो आपको हमेशा ये जो दो सैंपल वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको ऐसे ही अप्रोच करना है, n1 n2 निकालना है, x1 बार x2 x1 बार x2 बार लिखना है, फिर अगर स्टैंडर्ड डिवीजन डायरेक्टली गिवन है तो उसको लिखना है, बट अगर ऐसा लिखना है गिवन है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिवीजन फ्रॉम द मीन, तो वो लिखना है, और फिर उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है 1 और 2, और फिर आपको एसपी और एससी निकालना है, ठीक है। तो पहले एसपी निकालेंगे और उसके हेल्प से एससी निकालेंगे, ठीक है। तो एसपी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, पी बेस में आता है, नहीं नहीं बेस में नहीं है, बेस में अच्छा रहता है बेस वो, पे क्या, फुल स्टैंडर्ड डिविएशन है। चलो ठीक है। आपको कौन सिखाया है बेस में, सर सिखाया क्या? अरे क्लास में हम लोग को लिखाए थे सर ने। ओके ओके। तो ये समझा होगा, नहीं था उनका, बस इतना ही मालूम था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एसपी क्या फुल फॉर्म है एसपी का? फुल स्टैंडर्ड डिविएशन, पता नहीं मेरे को, जाने दो, ठीक है। POOLED। ठीक है, तो ये होता है n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर, वो s1 मतलब कि वो सिग्मा 1 है, प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू दी डेटा अपन यहाँ पे फिल करेंगे, n1 हमारा है 9 इंटू सिग्मा 1 क्या था, सिग्मा 1 था 1.73, तो उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस n2 हमारा है 7 है, 7 है, तो ये जगह 7 इंटू 1.63 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 7 माइनस 2, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलसी में रखोगे, तो यू मस्ट बी गेटिंग 1.80, ठीक है, 1.80 आएगा। अब एसपी निकल गया, उसके से एससी निकालेंगे, एससी का फुल फॉर्म क्या होता है सानिया? स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर, चलो ठीक है, मेरे को नहीं पता था सही में। इसका फॉर्मूला आता है 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। मेरे को भी सिर्फ फुल फॉर्म ही मालूम है भाई। ठीक है, 1.8 अपॉन
1/n1 मतलब के 1/9 और 1/n2 मतलब के 1/7, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलसी में तो यू मस्ट बी गेटिंग 0.90, ठीक है। तो ये आएगा 0.90, ओके ना। तो अपने को एसपी और एससी मिल गया। अभी अपन वो जो नल हाइपोथेसिस वगैरह वाला स्टेप है वो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला होता है आपका नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। अब इस वाले प्रॉब्लम्स में जब आपके जो दो मीन्स दिए जावे, ठीक है ना, दो सैंपल साइज दिए जावे, तो आपको नल हाइपोथेसिस हमेशा कंसिडर करना है μ1 इज इक्वल्स टू μ2, ठीक है, हमेशा μ1 इज इक्वल्स टू μ2। मतलब कि अपन, और यहाँ पे लिख देना नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख देना नो सिग्निफिकेंट, बिकॉज यही पूछा है इसने लास्ट में। अच्छा, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी लिख सकते हो। मतलब कि अपन मान के चलेंगे कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और हाँ, और उसके प्रॉब्लम मतलब उसके सवाल पे भी आता हूँ मैं। हाँ, उसने ये बोला है लास्ट में, उसने लास्ट में ये पूछा है कैन सैंपल बी कंसिडर टू हैव ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब कि बेसिकली इसने ये बोला है कि जो सैंपल्स है वो सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं कि नहीं किए गए। मतलब कि जो 9 का सैंपल है, ठीक है, 9 का जो सैंपल है और ये जो 7 का सैंपल है, वो दोनों सेम सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं कि नहीं किए गए। तो अपन क्या कंसिडर करेंगे, हाँ, दोनों सेम पॉपुलेशन से ही ड्रॉ किए गए भाई। अच्छा, आप बोलेंगे दानिश भाई, बट आपको कैसे पता चले कि दोनों सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए कि ये। देखो, आपको ना हाइपोथेसिस आपको हमेशा मान के चलनी कि म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू। मतलब कि आपका जो पॉपुलेशन वन का जो मीन है वही हमारा पॉपुलेशन टू का मीन है, ठीक है। अच्छा, अगर पॉपुलेशन वन का जो मीन है वो पॉपुलेशन टू का जो मीन है उसके इक्वल है, तो सर्टेनली दोनों सेम पॉपुलेशन में ही ड्रॉ, मतलब कि दोनों सेम पॉपुलेशन से ही ड्रॉ किए जाएंगे। नहीं समझे मेरी बात को। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा, एक क्रिकेटर है, विराट कोहली, ठीक है, उसका वो 100 मैचेस खेलता है और उसका एवरेज है 50 का, ठीक है। तो 100 मैचेस में कितने रन स्कोर कर लेगा वो? 5,000, ठीक है। 100 मैचेस है और उन्होंने एवरेज अगर 50 रन मार रहा हो तो उसका जो टोटल रन होगा वो 5,000 होगा, ठीक है। चलो ना, अब मैं बोलता हूँ आपको इस 100 मैच को आप स्प्लिट कर दो दो सैंपल्स में, एक 50 में एक 50 में, तो अभी भी इनका एवरेज क्या होगा 50-50 मैचेस का? सानिया, अभी भी इन मैचेस का एवरेज कितना होगा? मतलब कि 50 मैचेस। 5,000 ही होगा। हाँ, नहीं, एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज रन हर मतलब 50 मैच में कितना, हर मैच में कितना रन मारेगा इन 50 और इन 50 मैच में। मतलब कि अभी भी इसका एवरेज कंसिस्टेंट ही रहेगा ना। मतलब कि अगर मैंने 100 को स्प्लिट कर दिया 50 मैच और 50 मैच में, तो अभी भी एवरेज 50 के ही रहेगा। तो अगर अपन वापस से इनको मल्टीप्लाई करें, मतलब 15 to 50 करें, बिकॉज 50 मैचेस खेला और ऑन एन एवरेज 50 रन मारे हर मैच में, तो ये 2,500 हो गया और ये भी 2,500 हो गया, ठीक है। तो 2,500 प्लस 2,500 कितना हो गया? 5,000। तो जब एवरेज कंसिस्टेंट है तभी जाके 5,000 हो रहा है ना। तो मतलब कि पॉपुलेशन सेम था, बस स्प्लिट हो गया वो 50 और 50 में, है ना। तो 50 और 50 में स्प्लिट हुआ तो एवरेज चेंज नहीं हुआ, एवरेज तो अभी भी वही है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर भी वही करेंगे अपन, कि अपन कंसिडर करेंगे कि दोनों जो है सेम पॉपुलेशन के। तो अगर दोनों सेम पॉपुलेशन के, उनका 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 जो एवरेज है या फिर मीन पॉपुलेशन है वो भी सेम होगा, ठीक है। तो यही अपने को हमेशा कंसिडर करना है। अपने को हमेशा कंसिडर करना है कि जो पॉपुलेशन का मीन है जो है वो हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। तो ये वाले टाइप में जब हमारे दो सैंपल्स होते हैं उनमें हमेशा आपको कंसिडर करना है कि दोनों पॉपुलेशन सेम है, दैट इज म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू। कुछ भी पूछा होता, अगर ये ऐसा भी पूछा होता ना कि कैन सैंपल बी नॉट कंसिडर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, तो भी अपन यही लेते हैं, म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू। आपको हमेशा इसमें डिफॉल्ट कंसिडर यही करना है, आपका जो है दोनों सैंपल जो है, दोनों सैंपल का जो मीन है वो सेम होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी लिख देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा म्यू वन इज नॉट इक्वल्स टू म्यू टू, ठीक है। फिर हमारा टेस्ट कैलकुलेशन होता है। टेस्ट कैलकुलेशन में अपन फॉर्मूला लिखते हैं टी इक्वल्स टू x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, अपॉन एस ई। नाउ x1 बार क्या था हमारा? x1 बार वॉज 196, ठीक है, 196.42, और ये था 198 पॉइंट क्या था, 82, 198.82, ठीक है, 198.82। और डिनोमिनेटर में एस ई मतलब 0.9 है ना, 0.90 आया था, 0.9। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 2.65, ओके। चलो, थर्ड स्टेप होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एल ओ एस।
अल्फा, इसको अज्यूम करके चलना है 0.05 अज्यूम। फिर आपका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। इसको हम मान के, इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से। और इसका फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पे दो N1 है ना, तो आपका हो जाएगा N1 प्लस N2 - 1, ठीक है। तो जब दो सैंपल साइज आवे तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, N1 - 1 प्लस N2 - 1, ठीक है। तो N1 हमारा 9 था, 9 - 1 8, और वो 7 - 6, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू। तो 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 5% एलओएस, ठीक है। 5% एलओएस 2.145, ठीक है। 2.145, 2.145। तो वी सी दैट क्रिटिकल वैल्यू जो है छोटी है लेस कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा डिसीजन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन जो है रिजेक्ट हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो हमारे सैंपल्स है वो सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ नहीं किए जा सकते। यहाँ पे लिख देना, द सैंपल्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। द सैंपल्स कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। मतलब कि अपन ने अज्यूम किया था कि दोनों का पॉपुलेशन सेम है, तो उस पॉपुलेशन सेम होगा तभी हमारा जो है एवरेज सेम होगा, है कि नहीं। वो मैंने एग्जांपल दिया था वो क्रिकेट का, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई कि मतलब कि दोनों का पॉपुलेशन मीन जो है सेम नहीं है। तो पॉपुलेशन मीन सेम नहीं है मतलब कि पॉपुलेशन सेम ही नहीं है। तो पॉपुलेशन सेम नहीं है तो दोनों सेम पॉपुलेशन ड्रॉ नहीं किए जाएंगे, ठीक है। बस वो लास्ट में यही पूछा था, कैन सैंपल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। तो अपन लिख दिए यहाँ पे दस द सैंपल कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसा। तो हमेशा ये वाले प्रॉब्लम में आपको मान के चलना है कि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और दोनों का पॉपुलेशन मीन जो है सेम है, ठीक है। ऐसा। अगर यहाँ पे ऐसा भी पूछा होता ना, कैन द सैंपल बी कंसिडर्ड टू नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, तो भी अपन यही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यही कंसिडर करते हैं तो अपना वो, अगर ये मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता, डिसीजन एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है। डिसीजन अगर एक्सेप्ट होता तो अपन ये मान के चलते कि द सैंपल्स बी ड्रॉन फ्रॉम द सैंपल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। तो अपन ने जो अज्यूम किया था वो ट्रू हो गया, ठीक है। तो उसमें अपन मान के चलेंगे द सैंपल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये नहीं है कि अपन ने रिजेक्ट किया मतलब कि इसको रिजेक्ट किया, कहाँ गया, इसको इसको रिजेक्ट किया। इसका जो क्लेम था कैन द, चलो ये प्रॉब्लम में तो नहीं गया, दूसरे प्रॉब्लम में दिया जाएगा ऐसा। जबकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो दिया गया है ना वो ऐसा नहीं रहता है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, वो उल्टा होता है। इसके बाद वाले प्रॉब्लम बताऊंगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम बस आप समझ लो कि अपने को पूछा गया था कि कैन द सैंपल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। अपन ने बोला भाई अपन उसकी बात को मानेंगे नहीं, अपन हमेशा मान के चलेंगे कि दोनों का जो है पॉपुलेशन सेम है। पॉपुलेशन सेम जो है सेम मतलब के मीन जो है इनका पॉपुलेशन का मीन जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो अगर वो ठीक है मतलब एक्सेप्ट होता है तो उसकी बात को मान लेंगे, नहीं होता है तो नहीं मानेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अ सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट्स ऑफ 16 इयर्स each shown up a mean systolic blood pressure of 118.4 millimeter of Hg मतलब सिल्वर, okay, with standard deviation of 12.17 millimeter, okay, while a sample of 10 students of 17 years each showed the mean systolic blood pressure of 121.0 millimeter, okay, with standard deviation to 12.8 during an investigation. Now, the investigator feels that the systolic blood pressure is related to age. Do you think that the data provides enough reasons to support investigator feeling at 5% LOS? Assume the distribution BP to be normal, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि एक हमारे जो है आठ आठ बच्चे हैं 16 साल की उम्र के, तो उनका जब जो है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया तो एवरेज ब्लड प्रेशर आ रहा था 118.4, और स्टैंडर्ड डिविएशन ये था। और जब 10 बच्चों का सैंपल लिया गया, ठीक है, 10 बच्चों का सैंपल लिया गया जो कि 17 साल के थे,
तो उनका जो है ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया, एवरेज ब्लड प्रेशर 121.0 मिलीमीटर, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन ये है। अब इन्वेस्टिगेटर को ये लग रहा है कि भाई बिकॉज एज ज्यादा है, जिनकी एज ज्यादा होती है उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे 17 साल वालों का एवरेज ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो उसको ये फील हो रहा है, तो अपने को वही करना है, अपने को चेक कर, मतलब कि वही उसने बोला है कि भाई डू यू थिंक दैट द डेटा प्रोवाइड्स इनफ रीजन टू सपोर्ट इन्वेस्टिगेटर फीलिंग, मतलब क्या वो ये बोल रहा है कि क्या एज पे डिपेंडेंट रहता है क्या ब्लड प्रेशर, ऐसा उसको अपने से पूछा है, या फिर वो ये दूसरे तरीके से ये भी समझ सकते हैं कि अपन वो जो इन्वेस्टिगेटर की फीलिंग है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो मैंने आपको बताया था कि वो कुछ भी पूछे आपको, आपको हमेशा म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2 ही लेना है हाइपोथेसिस, मतलब कि हमेशा अपन मान के चलते कि दोनों इक्वल है, दोनों का पॉपुलेशन इक्वल है, दोनों का मीन इक्वल है, ठीक है, मतलब कि अपन नहीं मान के चलेंगे कि भाई एज के एज की वजह से जो है ब्लड प्रेशर में फर्क आता है, अपन हमेशा मान के चलते हैं कि दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये वाले प्रॉब्लम्स में जिसमें हमारे दो रैंडम सैंपल्स रहते हैं, तो उसमें हमेशा आपको मान के चलना है कि म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू 2, वी डोंट सी एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, ऐसा। चलो प्रॉब्लम करते हैं, सोल्यूशन। यहाँ पे गिवन डेटा जो है मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ। फर्स्ट इज N1, ठीक है, पहला सैंपल है 8 स्टूडेंट्स का, ठीक है। नाउ उसका जो है एवरेज ब्लड प्रेशर था 118.4 ना, तो दैट इज x1 बार, so x1 bar is 118.4. Now we have standard deviation also, that is sigma 1 is 12.17. Now n2 we have 10 और x2 bar is 121, ठीक है, 121.0 and sigma 2 we are having as 12.88, ठीक है, चलो। now अभी आपको मैंने बताया था वो जो फॉर्मूले में दो चीजें रहती है, एसपी एंड एससी, एसई शायद वो स्टैंडर्ड एरर था, और एसपी शायद वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पूल्ड एरर, पता नहीं जो भी था वो, ठीक है, और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको पहली फुर्सत में वो जो एसपी और एससी है उसको निकाल देना, ठीक है। तो पहले मैं एसपी को निकाल लेता हूँ। एसपी एसपी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ अंडर रोटी, अंडर डबल रोटी, ठीक है, अंडर रोटी N1 वी आर हैविंग 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इनटू सिग्मा 1 का स्क्वायर मतलब के 12.17 का होल स्क्वायर, ओके नाउ, प्लस N2 इज 10 एंड सिग्मा 2 इज 12.88 और उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 8 प्लस 10 माइनस 2। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, ये जो अंडर रूट में जो भी हमारी वैल्यूज है, तो यू मस्ट बी गेटिंग 13.33, ठीक है, आपको 13.33 आएगा। Now, अभी एसपी मिल गया, तो एसपी के बाद आपको पहली सेकंड फुर्सत में आपको एसई निकालना है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ये पता नहीं क्या स्पूल वूल कुछ समथिंग था, स्टैंडर्ड डिविएशन बोल बोल, तो जो भी है, ठीक है। एसई एसई का फॉर्मूला होता है एसपी, ठीक है, अंडर रूट ऑफ इंटू इंटू अंडर रूट ऑफ 1/N1 plus 1/N2, ठीक है, this is my formula for SE standard error. Now SP was 13.33, okay, we know N1 is 8 and N2 is 10. Now if you calculate those values, so you must be getting 6.3238, ठीक है, आपको ये वैल्यू आएगी 6.3238। नाउ एसपी मिल गया, एसई मिल गया, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोसीजर, वो जो नल हाइपोथेसिस था वो चालू कर देते, ठीक है। तो फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। Now, null hypothesis in two sample cases, you have to always consider mu 1 equals to mu 2 और आपको लिख देना है no significant difference, ठीक है, लिख देना है no significant difference। तो हम मान के नहीं चलते कि मतलब कि इन दोनों के जो एज है ना, एज एज की वजह से जो है ब्लड प्रेशर में फर्क आएगा, ठीक है, आपको हमेशा मान के चलना है कि दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों का एवरेज जो है पॉपुलेशन मीन जो है वो सेम होगा, ओके। अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि अगर इनकेस हमारा जो है क्रिटिकल वैल्यू कम आता है तो रिजेक्ट हो गया, तो कुछ और भी चीज रहनी चाहिए ना सपोर्ट के लिए, ऐसा। तो ये होता है mu 1 इज नॉट इक्वल्स टू mu 2, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप इज क्रिटिकल वैल्यू हो रहा हूँ, टेस्ट कैलकुलेशन निकाल कर लेते हैं। टेस्ट कैलकुलेशन इज डिनोटेड एज टी, ठीक है, टी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता था x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, अपॉन एस ई, ठीक है, अपॉन एस ई। नाउ इक्वल्स टू x1 बार वॉज 118.4, ठीक है,
118.4। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा हूँ, यहाँ पे स्मॉल में लिखा हूँ, चलता है मेरी जाना कप्तान, सॉरी सफर। 118.4 माइनस 121, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में एस वी जस्ट फाउंड आउट ना, 6.3238, 6.32, क्या था 32, क्या था 32, हाँ 3238, 6.3238, ठीक है। इसको क्लोज कर देना। हाँ। Now, if you calculate this, you must be getting as 0.411, ठीक है। तो this is my S calculation, ठीक है। Third step is LOS. LOS was given 5%, so we'll write LOS, which is denoted as alpha, which is 5%, को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, this is equals to 0.05. Now, fourth step is degree of freedom, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड एज फाइव। फाइव का फॉर्मूला होता है, बिकॉज यहाँ पे दो सैंपल्स है, तो n1 - 1 प्लस n2 - 1, ठीक है। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन टू सैंपल्स आर देयर। तो n1 वाज 8, 8 - 1 7, और 10 - 1 9, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वी गॉट इट एज 16, ठीक है। फिफ्थ इज क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू इज डिनोटेड एज टी अल्फा। अब टी अल्फा फाइंड करना होता है चार्ट से, परसेंटेज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, ठीक है। यहाँ पे देखना है आपको 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एलओएस, ठीक है। 2.120, 2.120, 2.120, वी आर गेटिंग 2.120। नाउ वी सी दैट क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन टेस्ट कैलकुलेशन। सो हमारा जो डिसीजन है वो एक्सेप्ट होगा मतलब कि अपन नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि अपन ने जो बात बोली थी कि दोनों के एज की वजह से जो है उसमें ब्लड प्रेशर में फर्क नहीं आता है, तो वो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्स्थ इज डिसीजन एक्सेप्टेड। डिसीजन बना लेता हूँ एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्टेड। तो ये जो उसने बोला था, मतलब इन्वेस्टिगेटर का क्लेम, उसको अपन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पे उसने बोला द इन्वेस्टिगेटर फील्स, उसको ऐसे लग रहा है दैट द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज रिलेटेड टू एज। तो क्या अपन इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। अपन यहाँ पे लिख देंगे, वही इसने बोला डू यू थिंक दैट द डेटा प्रोवाइड और फलाना ढिमकाना, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, दस द टू दस द टू एज ग्रुप एज ग्रुप, इसको कैसे लिखेंगे, हाँ, एज ग्रुप स्टूडेंट्स हैव सेम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब कि अपन मान के चल रहे हैं, अब अपन मान के क्या मतलब, अभी तो अपन ने प्रूव कर दिया ना, दैट द टू एज ग्रुप स्टूडेंट्स हैव सेम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सेम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट इज द एज का कुछ जो है रेलेवेंस नहीं है हमारे ब्लड प्रेशर पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बीपी इज नॉट रिलेटेड टू एज, बीपी इज नॉट रिलेटेड टू एज, बस इतना लिख देना आपको। तो अपन ने उसके जो फीलिंग है उसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उसने मेरी फीलिंग जो है कदर नहीं करी थी। चलो। तो कुछ भी पूछे लाला, कुछ भी। अगर ये ऐसा भी होता ना कि वो इन्वेस्टिगेटर ऐसा फील करता है कि एज का जो है फर्क नहीं होता है, ये ना हो, तो फिर भी अपन यही मान के चलते हैं कि हाँ भाई एज का नहीं फर्क होता है ऐसा। तो कुछ भी पूछे आपको हमेशा यू हैव टू कंसीडर μ1 इक्वल्स टू μ2, ठीक है। अब वी हैव द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली चोजन सोल्जर्स। सो नाउ वी हैव द हाइट्स ऑफ 6 रैंडमली चोजन सेलर्स आर दिस, और the height of 10 randomly chosen soldiers are this, ठीक है। Discuss in the light that this data throws on suggestion that the soldiers are on an average taller than the sailors, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है अपने से कि भाई डिस्कस करने बोल रहा है कि क्या इस डेटा के हिसाब से सोल्जर्स जो है वो ऑन एन एवरेज टॉलर होते हैं सेलर से, ठीक है। तो भाई अपन ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, वी हैव टू चेक कि भाई वेदर दी क्रिटिकल वैल्यू इज अंडर और नॉट, ऐसा, ठीक है। तो अपन जनरल स्टेटमेंट तो नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ देख के सोल्जर्स की हाइट जो है सेलर से ज्यादा होगी, ठीक है। अपने को पूरा प्रोसीजर चेक करना पड़ेगा, और अपन नल हाइपोथेसिस कंसीडर करेंगे कि दोनों हाइट सेम है, ठीक है। दोनों सोल्जर्स की और सेलर्स की आपको हमेशा कंसीडर करना है कि दोनों की हाइट जो है सेम रहेगी, ठीक है। और फिर अगर वो रिजेक्ट होता है तो फिर अपन अल्टरनेट हाइपोथेसिस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी हैव टू कंसीडर कि दोनों की हाइट सेम, दैट इज एवरेज हाइट, दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2, ठीक है। चलो। और अगर वो ट्रू होता है तो अपन ये बात को नहीं मानेंगे, कौन सी बात को, कि सोल्जर्स की जो हाइट है ऑन एन एवरेज जो है सेलर से ज्यादा होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा फिल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x1, ठीक है। x1 ले लेते हैं। x1 में कितने हैं, एक मिनट मेरे को लाइन बनानी पड़ेगी। ड्रॉ रूलर 90 डिग्री, 90, हाँ ठीक है सर। लाइन बनानी पड़ेगी अच्छी खासी। ओके, यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। थोड़ी और बड़ी कर देता हूँ। गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, ठीक है। चलो यहाँ पर भी बना लेता हूँ। देखो, x1 का स्क्वायर, x2 और x2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो इनफ है। x1 हमारा जो सेलर्स का डेटा है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 63, 65, 68, 69, 71, 72, ठीक है। फिर वी हैव x1 का स्क्वायर, ठीक है। x1 का स्क्वायर करना है आपको, बिकॉज मैं ना ये मेथड के हिसाब से कर रहा हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ये वाले मेथड से। कौन से, ये जो टाइप 1 में अपन ने किया था ना, टाइप 1 बोल रहा हूँ, मेथड 3, डायरेक्ट मेथड। उसमें अपन यही करते थे, एक्स और वाई रहता था, एक्स को स्क्वायर करते थे, वाई को स्क्वायर करते थे। ये कंपेरेटिवली इजियर होता था, ठीक है। और इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फॉर्मूला भी आसान होता था। तो मैं ये वाले मेथड से कर रहा हूँ, ओके। तो आपको एग्जाम में कैसे समझेगा कौन से मेथड से करना है, तो आप एक बार ग्रो थ्रू कर लोगे ना, मेरा जो 3 मेथड सिखाया था मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो x1 स्क्वायर, आप चाहिए तो जित मैंने आपको एक और बात बताई थी, आप चाहिए तो जितनी प्रॉब्लम्स भी ना हो उसमें सारों को इससे कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। बट इसमें बिकॉज स्क्वायर वगैरह ज्यादा यूज होता है। आप 63 का स्क्वायर करेंगे तो यू मस्ट बी गेटिंग एज क्या है, 3969, ठीक है। 65 का करोगे तो 65 × 65, 4225, ठीक है। फिर 68 का स्क्वायर करो तो यू मस्ट बी गेटिंग 4624। 69 का करोगे तो 4761 आएगा। 71 का स्क्वायर करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 5041, ठीक है। 72 का करोगे तो आपको आएगा 5184, ठीक है। चलो, तो ये तो गई हमारी x1 की बात। अब x2 की बात करते हैं। x2, x2 मतलब के सोल्जर्स की डेटा को अपने को पुट करना पड़ेगा। 61, 62, 65, 66, 69, 69, 70, 71, 72 एंड 73, ठीक है। चलो, हाँ, इसका स्क्वायर करना है, x2 का स्क्वायर। बिकॉज डायरेक्ट मेथड में ये आपको जो है 4 कॉलम की जरूरत रहती है। आप लिख दानी एक्स वाई वाला, और एक्स वाई वाला कोवेरियंस और वगैरह के लिए यूज होता था, तो अपने को कोवेरियंस वगैरह नहीं निकालना है ना। स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन मीन के लिए आपको जो है 4 कॉलम्स इनफ होते हैं, ठीक है। 61 का स्क्वायर करे तो आपको मिलेगा 3721, ठीक है। 3721 वैल्यू आएगी। 62 का करे तो 3844, ठीक है, 3844। 65 का करे तो 4225। 66 का करे तो 4356। 69 का करे तो 4761 और वापस से 4761, ठीक है। 70 का करे तो 4900। 71 का करे तो 5041, ओके। 72 का करे तो 5184 और 73 का करे तो 5329, ठीक है। चलो, अब आपको जो है सारों का टोटल करना है। आप इसका टोटल करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग समेशन ऑफ x1 जो है आपको आएगा 408। समेशन ऑफ x1 का स्क्वायर जो है आपको आएगा 27804, ठीक है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। आप टैली कर सकते हो बाद में, ठीक है। 27804, बिकॉज वो फिर लंबी हो जाती है ना। समेशन ऑफ x1, सॉरी, समेशन ऑफ x2 जो है, x2 जो है वो आएगा 678, ठीक है। और समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर है वो आएगा 46122, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो बाद में, मतलब कैलकुलेट या फिर टैली बोल सकते हैं, ठीक है। 46, सॉरी, 46122 ना। फिर आपको जो है एक्स बार और वो सब निकाल लेना। पहले तो मैं एन वगैरह लिख देता, एन हमारा 6 था और एन टू जो है 10 था, ओके ना। एक्स वन बार का फॉर्मूला होता था समेशन ऑफ x1 अपॉन n1, ठीक है ना। समेशन ऑफ x1 वी जस्ट फाउंड आउट 408, तो 408 अपॉन 6, तो ये आएगा 0/6, 68, ठीक है। 68 आ रहा है। एक्स टू बार करते हैं। एक्स टू बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ x2 अपॉन n2, ठीक है। समेशन ऑफ x2 वी गॉट इट एज 678 और n2 हमारा जो है 10 है, तो ये 67.8 क्या हो जाएगा, 67.8, ठीक है। चलो, अब सिग्मा वन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो सिग्मा वन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n1 माइनस
x1 बार का स्क्वायर, ठीक है, x1 बार का स्क्वायर, x1, इसको ऐसे x1, x1 बार का स्क्वायर, ठीक है, चलो नाउ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया था हमारा, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, तो x1 डाल दो बिकॉज x1 के लिए कर रहे हैं ना, सिग्मा वन मतलब x1, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर आया था 27804, ठीक है, 27804, ओके, अपॉन n1 इज 6, ठीक है, माइनस x1 बार, x1 बार आया 68, तो 68 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कैलकुलेट की नहीं है, ये आपको मैं कैलकुलेट करके देता हूँ इसमें। 27804 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 68 का स्क्वायर, ठीक है, सो आपका आएगा रूट टेन विच इज 3.16, और ये ऐसा ऐसा आ रहा है 2277, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक के राउंड ऑफ किए, तो ये हो जाएगा, डेसिमल प्लेस को देखने का 7, 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 2 का 3 कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6123, ठीक है। आई होप आपको राउंडिंग आती होगी, बिकॉज अभी तो मैं बताने नहीं लगूंगा, अभी मसला हो जाएगा, ठीक है, वरना चलो, सिग्मा टू का फॉर्मूला बस क्या होगा, यहाँ पे जो x1 है उसकी जगह पे x2 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ x2 का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, ठीक है, चलो, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर क्या आया था भाई साहब, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर आया था 46122, 46122 अपॉन n2 था हमारा 10, ठीक है, x2 बार क्या आया था 67.8, ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है, चलो ये भी करके देगा आपके लिए, इतनी मेहनत करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते 46122, डिनोमिनेटर में वी हैव 10, तो आई एम गेटिंग एज 3.9191, ठीक है, तो 9191 को 1, 3 पॉइंट क्या आ रहा है, 3.91 और 91, ठीक है, चलो, अब इसको भी ऐसा कर दी राउंड ऑफ, बिकॉज फिफ्थ डेसिमल प्लेस पे 8 है, तो 1 का जो है 2 आ जाएगा, 3.9193, ओके, ना सिग्मा वन मिल गया, सिग्मा टू मिल गया, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रोसीडिंग्स, और वो जो एस पी और एस सी निकालना होता है, तो पहले मैं एस पी निकाल लेता हूँ। एस पी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n1 सिग्मा वन स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ n1 इज 6, तो 6 इंटू सिग्मा वन इज, हाँ, 3.16, 7 को ऐड करो, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, 3.1623, ठीक है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस n2 इज 10, और सिग्मा टू इज 3.9192, ठीक है, 3.9192 उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपका आएगा 6 + 10 - 2, ओके, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 3.91, ठीक है, ये 3.91 आएगा। एस ई जो है होता है हमारा एस पी इंटू 1/n1 + 1/n2, ठीक है, एस पी का हमारा आया था 3.91, ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ 1/6 + 1/10, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 2.02, ठीक है, आपको 2.02 आएगा ना। वी कैन स्टार्ट आवर जो नल हाइपोथेसिस का प्रोसीजर होता है, नल हाइपोथेसिस में हमेशा मान के चलते हैं कि दोनों जो पॉपुलेशन सेम है, मतलब कि उनका जो पॉपुलेशन मीन है वो सेम होगा, ठीक है, मतलब कि ना सोल्जर सेलर से बड़े, ना वो वाइस वर्सा, ठीक है, μ1 = μ2। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा μ1 इज नॉट इक्वल्स टू μ2, मतलब कि वो जो है सोल्जर्स की हाइट जो है ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड सेकेंड हमारा है टेस्ट कैलकुलेशन, टेस्ट कैलकुलेशन टेस्ट कैलकुलेशन तो टेस्ट कैलकुलेशन का टी का फॉर्मूला होता है x1 बार माइनस x2 बार अपॉन एस ई, ठीक है, एस ई, हाँ, x1 बार वो 68 और वो 67.8 था, ठीक है, 68 माइनस 67.8, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग एस ई, दैट इज 2.02, ठीक है, चलो, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग 0.099, ठीक है, तो दिस इज माय टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू। थर्ड स्टेप इज एल ओ एस, एल ओ एस वॉज गिवन, आपको 5% लेना है,
तो यहाँ पे मैं 5% ले लूंगा, दैट इज 0.05। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जो कैलकुलेट किया जाता है n1 - 1 प्लस n2 - 1 से। ठीक है, n2 - 1, n1 वो 6, 6 - 1 5, और 10 - 1 9। ठीक है, तो 5 + 9 14 हो जाएगा। फिफ्थ क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू का डिनोशन होता है टी अल्फा से। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक इन 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एलओएस पे। 14 और 5, 2.145। ठीक है, 2.145। तो वी सी दैट क्रिटिकल वैल्यू इज ग्रेटर देन बेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो अपना डिसीजन जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन जो है एक्सेप्ट हो गया, डिसीजन एक्सेप्टेड। तो क्या एक्सेप्ट किया अपन ने, बताओ क्या एक्सेप्ट किया? वी एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट कि ना सेलर की हाइट सोल्जर से बड़ा है, ना सोल्जर की हाइट जो है सेलर से बड़ी। ठीक है, दोनों की हाइट जो है सेम है। तो यहाँ पे लिख देना जो उसने पूछा था ना, डिस्कस इन लाइट दैट सोल्जर्स आर ऑन एन एवरेज टॉलर देन सेलर्स, तो अपने को लिखना है नो, सोल्जर्स आर नॉट टॉलर देन सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना 10, सोल्जर्स आर नॉट टेलर देन, टेलर बोलो, सोल्जर्स की स्पेलिंग क्या आएगी, एस आर, सोल्जर्स आर नॉट टॉलर देन, नॉट टॉलर देन सेलर्स। ठीक है, नॉट टॉलर देन सेलर्स। सो आपको जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अभी करवाने जाऊंगा तो थोड़ा मसला हो जाएगा ना। हाँ, अभी केस टू जो है हमारा वो है सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। देखो, इससे पहले अपन ने जो प्रॉब्लम्स की ना, उनमें जो है दो सैंपल्स यूज हो रहे थे। ठीक है, दो सैंपल्स यूज होते थे, और ना उनका जो है एक सैंपल का खुद का इंडिविजुअल मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन होता था, और दूसरे सैंपल का खुद का एक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन होता था। बट यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे बिकॉज एक ही सैंपल यूज होगा, तो एक ही मीन होगा और एक ही स्टैंडर्ड डिवीजन होगा। आप बोलेंगे दानी भाई बट डेटा तो दो है ना, नहीं नहीं, डेटा दो है ठीक है, बट जो सैंपल यूज हो रहा है ना वो एक ही है। देखो, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, 12 स्टूडेंट्स इन टू टेस्ट, 12 स्टूडेंट्स इन टू टेस्ट, मतलब कि इन्हीं 12 बच्चों ने टेस्ट वन दिया और इन्हीं 12 बच्चों ने टेस्ट टू दिया। तो सैंपल्स इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ है? सैंपल इंडिपेंडेंट का मतलब कि दो सेपरेट सैंपल। जैसे इससे पहले था ना कि 6 सोल्जर्स, 6 सेलर्स और 10 सोल्जर्स। ठीक है, इससे पहले देख लो 16 ईयर्स के 8 स्टूडेंट्स और 17 ईयर्स के 10 स्टूडेंट, तो इंडिपेंडेंट सैंपल है, वो दोनों अलग है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ठीक है, बट यहाँ पे देखो यही 12 बच्चे टेस्ट वन दे रहे हैं और यही 12 बच्चे टेस्ट टू दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा बिफोर और आफ्टर वाला डेटा होगा ना, जैसे यहाँ पे अगर आप जितने भी प्रॉब्लम देखोगे ना, इसको आ गया पीवाई पीपी, आप जितने भी प्रॉब्लम्स देखोगे ना इसके नॉट इंडिपेंडेंट वाले केसेस के, उसमें यही रहेगा, टेस्ट वन टेस्ट टू है ना, दो डेटा दिया जाएगा बट सैंपल एक ही रहेगा। देखो 11 स्टूडेंट्स के द्वारा दो टेस्ट दिया गया। ठीक है, उसके बाद एन आईक्यू टेस्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटेड टू 5%। ठीक है, पांच पांच बंदों का जो है आईक्यू टेस्ट लिया गया। और देखो आईक्यू बिफोर ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग, आईक्यू ट्रेनिंग से पहले और आईक्यू ट्रेनिंग के बाद, मतलब कि वही 5% पे जो है 5% जो थे उन्हीं का जो है दो बार डेटा लिया गया। पहले उनका आईक्यू जो है ट्रेनिंग से पहले टेस्ट किया गया, और उनका जो है आईक्यू आफ्टर ट्रेनिंग टेस्ट किया गया। तो यहाँ पर भी आपको समझना है, जो सैंपल है वो एक ही है। ठीक है, तो सैंपल एक ही है, मतलब कि मीन भी एक आएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन भी एक ही आएगा। ठीक है, और बाकी भी आप देख सकते हो। तो जब भी ऐसा बिफोर आफ्टर वाले डेटा आवे है ना, टेस्ट वन और टेस्ट टू वाले डेटा आवे है ना, एक ही बच्चों ने जो है 12 बच्चों ने जो है टेस्ट वन दिया और 12 बच्चों ने टेस्ट टू दिया, 11 बच्चों ने टेस्ट वन दिया, 11 बच्चों ने टेस्ट टू दिया, तो सैंपल एक ही यूज हो रहा है। ठीक है, 12 बच्चों का, बट डेटा जो है दो आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दो टेस्ट दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, लेटेस्ट सी। आपको ना पहली फिगर में एक टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्स। ठीक है, एक्स। अब एक्स क्या होता है? एक्स होता है हमारा x2 - x1। आपका एक्स क्या होता है? आपका एक्स होता है x2 - x1। ये x2 - x1 नहीं समझ रहा है, अभी बता दो। ठीक है, ठीक है, बस इतना इनफ है ना। कितने डेटा है? 12 बच्चे ना, नहीं तो थोड़ा सा काम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको थोड़ा, ठीक है। तो x2 - x1 क्या है? यहाँ पे दो डेटा है ना, उसको मर्ज करके आपको जो है कोलैबोरेट करके एक डेटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आपको आपको क्या करना है, ये जो दूसरा डेटा है टेस्ट टू का वाले डेटा जो है, वो आपको टेस्ट वन वाली डेटा से सब्ट्रैक्ट करना है। अरे भाई,
x1 माइनस x2 कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हो, उसका भी मसला नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे, तो जो टेस्ट 2 वाला डेटा है, मतलब 63 को 55 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 70 को जो है 60 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि वो एक डेटा में कन्वर्ट हो जाए। नहीं समझे मेरी बात को? ऐसा, बिकॉज एक डेटा होगा तभी जाके एक मीन आएगा और एक स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा, चलो। बिकॉज आपको जो ये जो सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट वाले केस है ना, उनको आपको जो है एक ही सैंपल, मतलब कि वो जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था ना, ये वाला केस, कौन सा, हाँ ये वाला, ए वाला, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट द मीन इज म्यू, वो उससे करना होता है, ठीक है। मतलब ये सब फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको एक ही एक्स बार चाहिए होता है, एक ही मीन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए तो आपको जो है वो डेटा, दो डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करना होता है। एक्स पहले हम करेंगे 63 माइनस 55, तो यहाँ पे कर दो। 63 माइनस 55 कितना होगा? 63 माइनस 55 होगा -8, सॉरी +8। 63 माइनस 55 होगा +8, 70 माइनस 60 होगा +10, 70 माइनस 65 होगा +5, 81 माइनस 75 होगा 6, ठीक है। 54 माइनस 49 होगा +5, 29 माइनस 25 होगा +4, 21 माइनस 18 होगा +3, 38 माइनस 30 होगा +8, 32 माइनस 35 होगा -3, ओके। उसके बाद 50 माइनस 51 होगा -1, ठीक है। उसके बाद 70 माइनस 61 होगा +9, ठीक है, +9 होगा। और फिर 80 माइनस 72 होगा +8। अब आपको क्या करना होता है, आपको एक और जो है कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। इसमें बिकॉज अपन डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड क्यों कब यूज करते थे, जब आपके डेटा बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे डेटा बहुत छोटे हैं ना, तो इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत इजीली मिल सकता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब कि ये जो डेटा है एक्स वाले, उनको स्क्वायर करना है, ये 100 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर करे 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करे 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करे 9 हो जाएगा, 20 बोला 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करे 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करे 81 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब आपको जो है समेशन ऑफ एक्स करना है और समेशन ऑफ जो है एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। बिकॉज ये दोनों जो आपके वैल्यूज है वो काम आने वाले हैं आपको, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो समेशन ऑफ एक्स करते हैं। तो ये 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 5 34, 34 प्लस 4 38, 38 प्लस 3 41, 41 प्लस 8 49, ठीक है। 49 माइनस 3, 49 माइनस 3 46, 46 माइनस 40, 46 माइनस 1 इज 45, 45 प्लस 9 इज 54, ठीक है। 54 प्लस 8 इज 62, समेशन ऑफ एक्स आया आपका 62, ठीक है। अब इनको टोटल करना है, इनको जो है कैलसी से करना पड़ेगा। 100, 100 प्लस 64, सही, पहले 64 ले लेता हूँ। 64 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 25 प्लस 16, ठीक है, प्लस 9 प्लस 64 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 64, ठीक है। सो आई एम गेटिंग एज 494, ठीक है, ये आ रहा है मेरे को 494। अभी आपको जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेना है। मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही एन होगा, बिकॉज सैंपल एक ही है ना मेरी जान, ऐसा। तो 62 अपॉन एन, एन हमारा था 12, तो 62 अपॉन 12 करो तो कितना आएगा देखो, 62 अपॉन 12, आई एम गेटिंग एज 5 पॉइंट, देखो ऐसा आ रहा है 5.16666, ठीक है, ऐसा आते जा रहा है। तो अपने को 4 डेसिमल तक के राउंड ऑफ करना है, तो आपको फिर डेसिमल देखना है 6 है, तो ये 6, ये वाला जो 6 है 4 डेसिमल प्लेस पे, उसका हम 7 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.1667, ठीक है। आई होप आपको राउंडिंग आती होगी भाई। चलो, अब स्टैंडर्ड डिवीजन का निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इससे पहले जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना वही यूज कर रहे हैं, बस वहाँ पे x1 x2 था, यहाँ पे x1 x2 नहीं है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया 49, सॉरी 494 अपॉन एन इज 12, और एक्स बार का स्क्वायर करें मतलब के 5.1667 का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलो, तो इसको मैं क्या इसमें रूट में डाल देता हूँ। आप लोग भी करो यार, आप लोग कुछ करते नहीं हो भाई, पूरी मेहनत मैं ही करता हूँ। 5.667, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है आपको। सो आई एम गेटिंग एज 3.804, ठीक है, 3.8041, ओके। चलो, अब आपको जो है इसमें एसपी और एसई नहीं निकालना है, ठीक है। बिकॉज एसपी और एसई आप जो है केस जो 1 था,
सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, उसमें निकालते हो। इसमें आपको जो है, जो आपने इससे पहले किया ना ए वाला, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन इज इक्वल्स टू म्यू, उसके हिसाब से करना है, उसका फॉर्मूला यूज करना है। और इसके फॉर्मूले में क्या होता है, उसके फॉर्मूले होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ नाइन, सॉरी, ठीक है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये फॉर्मूले में एक बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये सिग्मा को ना ऐसा करते हैं, जैसे अगर मैं कैलसी में कुछ बच्चे टाइप करने आते तो ऐसा करते हैं, एक्स बार माइनस म्यू इंटू सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n-1, ऐसा। तो उनको ऐसा लगता है कि सिग्मा जो है डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। नहीं नहीं, ये सिग्मा ठीक है डिनोमिनेटर में, बट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है, तो ये ऊपर आएगा, नॉट दिस सिग्मा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको कैलसी में करना भी है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको जो है अंडर रूट ऑफ n-1 जो भी आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो एक्स माइनस म्यू से, ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू से, और सिग्मा को जो आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा। सो इसमें नल हाइपोथेसिस वगैरह स्टार्ट कर देता है। इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होती है भाई, क्या कंसीडर करना पड़ता है, लेट अस सी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, इसमें जब आपका जो केस है टू, इसमें आपके सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट होता है, उसमें आपको हमेशा लेना होता है म्यू को जीरो, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मतलब कि अपन ये जो क्लेम किया ना उसने, कि भाई टेस्ट वन में डज द डेटा इंडिकेट दैट द कोचिंग वाज इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि कोचिंग के बाद और कोचिंग के पहले जो है उनका मार्क्स दिखा गया, और उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कोचिंग इफेक्टिव है कि नहीं। तो अपन बोलेंगे कि नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोचिंग लो ना लो, ठीक है, अपन उसको हम नहीं मान के चल रहे हैं, अपन मान के चलेंगे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, मतलब कि म्यू इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि अपन मान के चलेंगे कि कोचिंग लेने से और ना लेने से कुछ फर्क नहीं आता है, ठीक है। बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपको जो है म्यू को म्यू को नॉट इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा। इसमें क्या, इसमें देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब कि बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग के जो मार्क्स है उसमें फर्क आएगा। और आप जैसा डेटा में भी देख सकते हो, जो नो द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट इन टू टेस्ट व्हेन हेल्ड बिफोर कोचिंग, ठीक है। तो ये कोचिंग से पहले थे, तो कोचिंग से पहले जो है मार्क्स थोड़े से कम थे, और कोचिंग के बाद ज्यादा थे। तो देखने से तो ये लग रहा है कि भाई हाँ, कोचिंग के मार्क्स इफेक्ट इफेक्टिव, मतलब कोचिंग जो इफेक्टिव थी, ठीक है, बट अपन को नहीं मान के चलना है, ठीक है। अपना जो नल हाइपोथेसिस होगा वो नहीं मान के चलेगा कि भाई देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अपन मान के चलते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोचिंग लो चाहे नहीं लो, ठीक है, वो बात की बात है, एक्सेप्ट होता है कि रिजेक्ट होता है, ठीक है, चल। बट मेरे हिसाब से तो वो यू नो शायद मतलब जितना मेरे को लग रहा है, बिकॉज अभी तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हूँ, मेरे को तो लग रहा है रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो लेट अस सी, उस कोचिंग, मतलब ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है कोचिंग का, ठीक है, चल। और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। टेस्ट कैलकुलेशन, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जाते हैं कोचिंग, बट वेस्ट ऑफ स्पर्म है लोग। टेस्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला आपको वो जो सिंगल केसेस है ना, मतलब सिंगल केस बोलो, सिंगल सैंपल के लिए जब आपका सिर्फ एन होता है, नॉट N1 N2, तो उसमें जो फॉर्मूले वगैरह यूज है वो आपको कंसिडर करने, ठीक है। तो टी का फॉर्मूला होता था एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ n-1। तो जस्ट अंडर रूट, ये जो अंडर रूट ऑफ n-1 है ना, दिस इज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ठीक है, चलो। तो एक्स बार हमारा था, अल्लाह भला करे, फिर 5.1667, और म्यू जो है ये वाला लेना है, म्यू इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा बॉय 3.8041, ठीक है। और अंडर रूट ऑफ n-1, एन था हमारा 12, तो ये अंडर रूट ऑफ 11 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, अंडर रूट 11 इंटू इंटू 5.1167 डिवाइडेड बाय 3.8041, ठीक है। सो आई एम गेटिंग एज 4.5046, ठीक है, सो आई एम गेटिंग एज 4.5046, ठीक है, चलो। ये टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। अब आपको लिखना है LOS, ठीक है, यहाँ पे LOS वही अगेन अल्फा, और ये 0 पॉइंट यहाँ अज्यूम करने बोला है कि लेने बोला है, ठीक है। आप यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, आपको दिया नहीं गया था। यहाँ पे 0.05, और ब्रैकेट में यू हैव टू राइट अज्यूम्ड, ठीक है, बिकॉज वी हैव अज्यूम, ठीक है। अज्यूम की स्पेलिंग यही होती है ना, ठीक है, अज्यूम्ड, क्या बोलूं, क्या होती है यार, अज्यूम्ड, ठीक है, देख लेना आप, अज्यूम्ड, ठीक है ना। फोर्थ डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF 5। अब इसमें बिकॉज एक ही सैंपल था ना, तो n-1 ही आएगा, ठीक है, नॉट N1 और N2। तो n हमारा 12 था, 12 माइनस वन 11 हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्रिटिकल वैल्यू अगेन आपको वैसी ही देखनी है जैसे इससे पहले देख रहे, वैसी ही देखनी है जैसे इससे पहले देख रहे थे। 11 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% LOS, ठीक है।
11 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% एलओएस 2.201, ठीक है 2.201, तो 2.201 आ जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन बनाना है अभी, डिसीजन आई गेस एक्सेप्टेड हो जाएगा, ठीक है। 2.20 नहीं 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 होगा एक्सेप्टेड डिसीजन। तो वी सी दैट ये तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा जो डिसीजन वो रिजेक्ट हो गया, मतलब वही डिसीजन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, डिसीजन रिजेक्टेड बाय बिकॉज क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू। तो क्या रिजेक्ट किया हमने, अपना जो क्लेम था नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट किया, मतलब कि अपन जो मान रहे थे कि भाई कोचिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो अपन रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना मतलब कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, ठीक है। तो मतलब कि किसको एक्सेप्ट करना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में यह था कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब कि कोचिंग लेने से और ना लेने से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का 10 कोचिंग, कोचिंग इज कोचिंग 10 कोचिंग इज इफेक्टिव इन गेटिंग गुड मार्क्स था क्या, हाँ, या फिर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऐसे लिख रहा है। दस कोचिंग इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है। बस इतना लिख देना आपको। तो अपन ने जो प्रॉब्लम में पूछा था उसको रिजेक्ट नहीं किया, अपन ने अपना जो क्लेम था उसको रिजेक्ट किया। अपन जो क्लेम कर रहे थे ना, नाले हाइपोथेसिस ले रहे थे कि म्यू जो है 0 होगा, तो अपन ने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, और फिर छुट्टी लेते हैं, ठीक है। A certain injection administered to 12 patients resulted in the following changes of blood pressure, ठीक है। 5 2 8 -1 और फलाना ढिमकाना। Can it be concluded that the injection will be in general accompanied by an increase in blood pressure? अब आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो एक ही डेटा है और सैंपल भी एक है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है, कहा गया इंडिपेंडेंट केस वाला या फिर डिपेंडेंट केस वाला। एक्चुअली ये भी ना हमारा नॉट इंडिपेंडेंट वाला केस है, वाई, बिकॉज यहाँ पे भी ना एक ही सैंपल है, मतलब 12 से पेशेंट्स का, और उन्हीं का बिफोर और आफ्टर डेटा जो है सब्ट्रैक्ट करके दिया गया है। मतलब कि पहले इंजेक्शन से पहले क्या उनका फॉर एग्जांपल बीपी था 130, और इंजेक्शन देने के बाद क्या हो गया 135। तो जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 5 का, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 135 और 130 को, ठीक है। उसके बाद पहले दूसरे पेशेंट का था फॉर एग्जांपल 125, और अभी हो गया फॉर एग्जांपल 127, तो कितना इंक्रीज हुआ 2 का, ठीक है, ऐसा। तो यही बोला, ये चेंज हुआ ना, 2 का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ, 135 -130 करे, 127 -125 करे, ऐसा। तो उसने वही बोला है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली उन्होंने डेटा सब्ट्रैक्ट करके दे दिया ऑलरेडी, मतलब ये जो x2 -x1 है ना, उन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया है, उन्होंने सिर्फ x दिया है। और वैसे भी समझने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर 5 to 8 इतना छोटा नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है, और नेगेटिव में तो खास करके। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये ऑलरेडी उन्होंने वो सब्ट्रैक्ट करके दे दिया है, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसा। तो ये ऑफ कोर्स इसी का प्रॉब्लम है, केस नॉट इंडिपेंडेंट वाले का, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ना जो पेशेंट्स थे उनको पहले इंजेक्शन और बाद में इंजेक्शन देने के बाद जो चेंजेस आए वो रिकॉर्ड किया गया है, मतलब कि अगेन इसमें बिफोर और आफ्टर वाला खेल है, बिफोर और आफ्टर वाला खेल। बस यहाँ पे मसला क्या है, उसने बिफोर और आफ्टर वाला डेटा नहीं दिया है, बल्कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो डेटा आ रहा है वो दिया है, ठीक है। और इसने और एक्चुअली काम आसान कर दिया, बिकॉज अगर ऐसा रहता ना बिफोर और आफ्टर वाले डेटा होता तो अपन सब्ट्रैक्ट करते थे जैसे यहाँ पर किए, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड वैल्यू है। तो मतलब ये जो हमारा है ना ये एक्स ही है, ठीक है, ये जो है ये एक्स ही है, ठीक है, ऐसा। चलो करते हैं प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे हमारा एक्स आ जाएगा, बिकॉज देखो यही बोला ना उसने, कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द इंजेक्शन विल बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब कि जिन बंदों को इंजेक्शन दिया गया उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो भाई अब चेंजेस बोला है, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्टेन इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड, तो जब इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद जो चेंजेस है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ऑफ कोर्स बिफोर और आफ्टर वाला खेल आ रहा है ना, इंजेक्शन देने के बाद और इंजेक्शन देने से पहले। तो इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद वाला डेटा उन्होंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, ऐसा। तो ये भी हमारा कौन सा केस है, नॉट इंडिपेंडेंट का, ठीक है, ऐसा। बिकॉज एक ही सैंपल पे आपके दो डेटा जो है लिए जा रहे हैं, ठीक है, बिफोर और आफ्टर का। आप बोलेंगे बिफोर और आफ्टर नहीं है, तो नहीं है मतलब ये नहीं है कि था नहीं, वो था बट उन्होंने सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। अपन x2 -x1 कर रहे थे ना उन्होंने, और काम आसान कर दिया, ठीक है, ऐसा।
बिकॉज देखो ब्लड प्रेशर में चेंज कब आता है, जब आपका जो है कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। मतलब कि मैं बोलूँ भाई 120 है और आपका हो गया 125, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 5 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये चेंज आ गया। ये बिफोर था और इंजेक्शन, मतलब बिफोर इंजेक्शन था और ये आफ्टर इंजेक्शन था, है ना। आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद, तो ये डेटा बिफोर और आफ्टर का डेटा था। बट उन्होंने बिफोर और आफ्टर डेटा देने के बजाय उन्होंने चेंजेस बता दिया। मतलब ये 120 और 125 में कितना चेंजेस था, 5 का, ठीक है, तो वही बता दिया उन्होंने सीधा, ठीक है चलो। तो हमारा एक्स क्या है, X5, और कॉमन सेंस की बात है, केवल ब्लड प्रेशर इतना छोटा तो नहीं आता है, ठीक है। X5 2 8 -1 3 0 6 -2 -2, और फिर क्या है 150 ठीक है। इसका सम कर लेते वैल्यू प्लेस में, 8 7 8 3 6 -2 5 0 4, ठीक है। तो ये आ रहा है 31, ठीक है, ये आ रहा है 31 ओके। अब एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ये 25 हो जाएगा, 4 64 1 9 0 36 4 1 25 0 16, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको तो कैंसिल करना पड़ेगा, 45। तो मेरे को टोटल आ रहा है 185, ठीक है। तो अभी अपन मीन और ये निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन होता है एक्स बार, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स इज 31, डेटा 12 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पेशेंट्स है सॉरी, तो ये हो जाएगा 2.5833, ठीक है, 2.5833। उसके बाद थ्री को थोड़ा थोड़ा सा बेटर तरीके से लिख लेता हूँ, ठीक है, 2.5833। और फिर वी हैव स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 185, 185 अपॉन 12 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब कि 2.5833 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस यू मस्ट बी गेटिंग एज 2.95, 2.9569, ठीक है, 2.95 ठीक है चलो। फिर आपको जो है नल हाइपोथेसिस वगैरह स्टार्ट कर देनी है। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, तो ये नॉट इंडिपेंडेंट केस में आपको म्यू को जो है हमेशा जीरो लेना है और ब्रैकेट में लिख देना है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो फिर नो चेंज, वो यहाँ पे चेंज की बात कर रहा था ना, नो चेंज, मतलब क्या अपन मान के चलेंगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे तो इंजेक्शन दो या फिर मत दो, ठीक है। ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर था ना, हाँ ब्लड प्रेशर था, ठीक है ऐसा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हाँ भाई फर्क पड़ता है। सेकेंड स्टेप होता था टेस्ट कैलकुलेशन का, टेस्ट कैलकुलेशन इज डिनोटेड एज टी। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन। एक्स बार इज 2.5833, ठीक है, 2.5 2.5833। म्यू इज जीरो, बिकॉज में म्यू जीरो होता है, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंट वाले केस में। सिग्मा इज 2.9569, 2.9569, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 11। हाँ, इसको अगर आप कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो ये मस्ट बी गेटिंग एज 2 पॉइंट, ठीक है, 2.897। आपको क्या करना होता है मालूम है, ये रूट 11 को इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, मतलब रूट 11 को यहाँ पे ऐसा कर दो, रूट 11 इंटू दिस, ये वाला वैल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये 2.9569, तो 2.897 आपको आएगा का टेस्ट कैलकुलेटर वैल्यू, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, तो यू हैव टू कंसीडर 5%, ठीक है, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड एक ही है मतलब मेरे हिसाब से इसमें, इसमें एक हम काट दो, अज्यूमेड, अज्यूमेड हो जाएगा ना, अज्यूमेड, अज्यूमेड, अज्यूम्ड लिख दो, ठीक, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, हाँ बराबर, तजदीद नहीं है ना इन पे, ठीक है चलो। फोर्थ, फोर्थ इज DOF, DOF होता है आपका 5। इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन, बिकॉज इंडिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट का केस है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 - 1 11 आ जाएगा। फिर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो है डिनोट की जाती है टी अल्फा से। आपको देखना है 11 और 5% एलओएस पे, 11 और 5% एलओएस, 2.201, ठीक है, 2.201,
2.201 decision. Because we see that critical value is less than टेस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू, तो हमारा डिसीजन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? अपना जो क्लेम था उसको अपन नहीं मानेंगे। अपन मान रहे थे ना कि चेंज नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंजेक्शन और देने से नहीं देने से, तो अपन उसको नहीं मान रहे। तो अपने को ये मानना पड़ेगा कि भाई कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द इंजेक्शन विल बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हाँ, अपन बोलेंगे भाई हाँ, इंजेक्शन देने से ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होता है, ठीक है। और अपन मान के चल रहे थे कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप इंजेक्शन दो ना दो या दो, ठीक है, ब्लड प्रेशर में कुछ फर्क नहीं आएगा। मतलब ये म्यू इक्वल टू 0, उसका मतलब यही होता है कि अपन कुछ मान के नहीं चलते कि भाई आप चाहिए तो इंजेक्शन दो या फिर ना दो, ब्लड प्रेशर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट ये रिजेक्ट हो गया, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उसने बोला है। उसने क्या बोला था? उसने ये बोला था कि भाई देर इज इंक्रीमेंट इन ब्लड प्रेशर आफ्टर इंजेक्टिंग, ठीक है, ऐसा। अगर इसने ऐसा बोला था कैन इट बी कंक्लूडेड दैट द इंजेक्शन विल नॉट बी इन जनरल अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मतलब कि ये उल्टा बोला था। मतलब ये ऐसा बोला था कि इंजेक्शन देने से ब्लड प्रेशर नहीं इंक्रीज होता है, तो अपन मान के तभी भी वही चलते थे कि नहीं इंक्रीज होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो पूछे कुछ भी, आपको मान के चलना है कि नहीं होता है, ठीक है। और अगर ऐसा पूछा होता, मतलब कि वो ऐसा बोला था कि नहीं इंक्रीज होता है, और ये रिजेक्ट हो जाता, तो अपन को लिखना होता है कि नहीं भाई इंक्रीज होता है। हालांकि प्रॉब्लम में पूछा गया था कि नहीं इंक्रीज होता है। ये समझो मेरी बात को, ऐसा। तो प्रॉब्लम में कुछ भी पूछा जाए, आपको यही कंसिडर करना है कि इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। आपको हमेशा उसका जो है न्यूट्रल वैल्यू लेनी है। जैसे अपन ने देखा था ना कोचिंग और कोचिंग से पहले के टेस्ट और बाद वाले टेस्ट में, तो अपन बोले नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता कोचिंग पे, ठीक है, ऐसा। तो अगर ऐसा भी बोला था कि नहीं भाई फर्क पड़ता है क्या, मतलब उसने तो ऐसा पूछा था कि कोचिंग से फर्क पड़ता है क्या, और अगर ऐसा भी पूछा होता है कि भाई कोचिंग से नहीं फर्क पड़ता है, तो भी अपन उसके सपोर्ट में नहीं रहता, अपन बोलते हैं कि भाई नहीं वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा। तो कुछ भी पूछा एक्चुअली, आपको यही कंसिडर करना है कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को, ठीक है, ऐसा। रिजेक्टेड, तो अपन ने क्या रिजेक्ट किया? अपने क्लेम को रिजेक्ट किया। मतलब कि अभी आपको मानना पड़ेगा कि भाई इससे इंजेक्शन से जो है ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना देर इज राइज इन बीपी आफ्टर इंजेक्टिंग, क्या था? हाँ, आफ्टर इंजेक्शन। तो अगेन कुछ भी पूछे जावे आपको, आपको जो है कंसिडर यही करना है म्यू इक्वल टू 0, नो चेंज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर भी नो चेंज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर ये भी बोला था ना कि भाई डज द डेटा इंडिकेट दैट द कोचिंग वाज नॉट इफेक्टिव, अगर नॉट इफेक्टिव बोला होता तो भी अपन यही लेते कि भाई कुछ फर्क, मतलब अपन वही बोलते कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके सपोर्ट में नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि भाई उसने बोला तो सपोर्ट में थे, नहीं। अगर जैसे ये वाले प्रॉब्लम में तो ये बोला था कि भाई उसके सपोर्ट में था कोचिंग है, बट अपन नहीं थे। और अगर ये भी नहीं रहता कोचिंग के सपोर्ट में, तो अपन भी नहीं रहते, बिकॉज अपन तो वैसे ही नहीं रहते, ठीक है, ऐसा। तो इसको अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो अपन बोलते कि भाई नहीं हाँ कोचिंग इफेक्टिव है, जैसे यहाँ पे हो गया था, है ना, कोचिंग इफेक्टिव है, ऐसे। तो इसी के साथ हमारा जो है टाइप 1 जो है फिनिश होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। थोड़ा सा अभी न्यू न्यू टॉपिक है आपको, और अचानक से इतने सारी चीजें जो है, नल हाइपोथेसिस, केस इंडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, थोड़ा सा ऊपर से आता है, बट ठीक है, आप कुछ प्रॉब्लम्स देखना, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, और डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा, ठीक है, ऐसा। बस आपको ध्यान देना है कि जो मैंने नल हाइपोथेसिस जिस तरीके से आपको लेनी बोली थी ना, बस उसका जो है ख्याल रखना, ठीक है, ऐसा।